आज हमारा और आप लोगों का जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपके ज़हन में डाल दूं, वो ये है कि जितना आप तक हम और आप लोगों ने पढ़ा वो सारी बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बातें वो हमारे इस टॉपिक के अंदर भी काम आएंगे, तब जाके वो सारे पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। लेकिन पहले डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें हैं, कुछ मोटे मोटे अल्फाज हैं जिसका समझना ज़रूरी है, तब जाके हम और आप लोग इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम और आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वो ये है कि इस टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन अगर आप लोग इस टॉपिक को रीडिंग दे दे तो इसमें एक और लफ्ज़ जिसको हम और आप लोग डुप्लीकेशन कहते हैं, ये लफ्ज़ भी इन्होंने बार बार इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को दो मोटे मोटे अल्फाज नज़र आएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए डुप्लीकेशन। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ईटा के लिहाज से भी होता है, तब जाके आप लोगों ने उधर पे भी देखना है कि उसने लफ्ज़ रेप्लिकेशन का इस्तेमाल किया हुआ है कि डुप्लीकेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में फ़र्क क्या होता है? बहुत कॉमन सी बात है। आप लोग एग्ज़ाम के बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेंगे। जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए आपको जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, ये डीएमसी सर्टिफिकेट्स वगैरह, शनाख्ती कार्ड वगैरह, इनके कॉपी करने की, फोटोस्टेट करने की आपको फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कि आजकल ऑनलाइन होते हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डॉक्यूमेंट को आप फोटोस्टेट के दुकान पे आप लोग जाएं और उसको आप लोग दे दें, तो आप आमतौर पे इनको कह देते हैं कि ये कोई शनाख्ती कार्ड है या कोई ये डॉक्यूमेंट है और आप इसकी मुझे 5 कापियाँ करा ले या 10 कापियाँ करा ले। एक सादा सा सेंटेंस आप इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप लोग इस छोटे से सेंटेंस के अंदर देख लें तो हम फिर इसको ऐसे कहते हैं कि 5 कापियाँ करा ले या 10 कापियाँ करा ले। तो अगर देख ले, दो मोटे मोटे अल्फाज आप लोगों को इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, 5 है, 10 है, यानी कोई फिगर है, नंबर को शो करता है कि कितने आप लोगों ने इसके करने हैं, इसके कॉपीज करने हैं। 5 करने हैं, 10 करने हैं, 50 करने हैं, 20 करने हैं, तो एक नंबर आपके सामने आता है। याद रख ले, अगर आप लोग किसी चीज़ को नंबर के हिसाब से आप इसको मेंशन करेंगे तो नंबर के लिए हम और आप लोग जिस लफ्ज़ का हम जेनेटिक्स में इंतखाब करते हैं वो है रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के डीएनए नंबर में कैसे बढ़ता है। लेकिन अगर आप लोग उसी ही एग्जाम्पल को फिर देख ले तो हम फिर कहते हैं 5 या 10 कॉपियाँ करा ले। तो अगर आप लोग दूसरा लफ्ज़ देख ले, वो कॉपी का होता है। कॉपी का मतलब ये है कि जो शनाख्ती कार्ड या डीएमसी या सर्टिफिकेट आपने दुकानदार को दिया हुआ है उसको आप कह देते हैं कि 5 या 10 ये इसी ही चीज़ की कॉपी होनी चाहिए, मतलब किसी और चीज़ की कॉपी नहीं होनी चाहिए, ये इसी ही की कॉपी होनी चाहिए। तो कॉपी के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक्स में, उसको हम और आप लोग डुप्लीकेशन, हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये कॉपी के मीनिंग में हम और आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी एक छोटे और से एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझा रहता हूँ। बस दफ़ा किसी बंदे से शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है या आपकी डीएमसी सर्टिफिकेट ख़राब हो जाती है, तो आप शनाख्ती कार्ड के ऑफिस में या फिर ये बोर्ड में आप लोग उसके लिए फिर अप्लाई करते हैं। तो अगर आप देख ले तो वो आपको फिर कहता है कि आपको कॉपी बनेगी, लेकिन वो डुप्लीकेट होगा, ओरिजिनल नहीं, उसका डुप्लीकेट आपको बना लेते हैं। सो डुप्लीकेट मीन्स कि ये उसकी कॉपी है। लेकिन आपको कितने डुप्लीकेट चाहिए? 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए? तो उनके लिए वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं कि इसके 5 यानी डुप्लीकेट होने चाहिए। लेकिन कितने डुप्लीकेट होने चाहिए? 5 डुप्लीकेट बना दे, 10 डुप्लीकेट बना दे। तो वो 5 और 10 का जो हम और आप लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके फिर रेप्लिका है। रेप्लिका मीन्स कि वो इसके इतने रेप्लिका हैं। वो नंबर जो होता है ना, वो रेप्लिका को ज़हर करता है। अब मेरे ख्याल में जो 2 अल्फाज हैं आपके जहन में होने चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि डीएनए, इसकी कॉपी कैसे बनती है, यानी डीएनए से डीएनए की कॉपी कैसे बनती है। नंबर 2, जो कॉपी बनती है, अंडरस्टूड बात है, नंबर में भी फिर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डुप्लीकेशन के साथ साथ फिर इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, यानी नंबर जो है इसका फिर कैसे बढ़ जाता है।
अगर हम और आप लोग इस टॉपिक के हेडिंग को देख ले आपके कोर्स में, तो इन्होंने इसको हेडिंग दी हुई है डीएनए रेप्लिकेशन। हालांकि अगर हम और आप लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जब हम और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जिस चीज़ को हम और आप लोग पढ़ते हैं वो रेप्लिकेशन नहीं है, वो एक्चुअली डुप्लीकेशन है। कॉपी कैसे बनती है, इसी ही चीज़ को हम और आप लोग पढ़ते हैं, हम और आप लोग ये पढ़ते हैं। लेकिन डुप्लीकेशन के साथ साथ चूंकि नंबर भी बढ़ता है, तब जाके आपके कोर्स ने यहाँ पे जो नाम इस्तेमाल किया हुआ है वो है डीएनए रेप्लिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है, ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। वो ये है कि अगर हम और आप लोग जेनेटिक्स की बात ना करें, आम साइंस की बात कर ले, यानी आम बायोलॉजी की हम और आप लोग बात कर ले, तो वहाँ पे हम फिर क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये कोई एक सेल है और इस सेल को हम और आप लोग नॉर्मली नाम देते हैं कि ये हमारे साथ पेरेंट सेल है, तो होता क्या है कि इसी ही पेरेंट सेल के अंदर कोई एक प्रोसेस हो जाता है जिसको हम और आप लोग सेल डिवीजन कहते हैं। जब ये हो जाए तो इनसे दो डॉटर सेल बन जाते हैं और उन सेल्स को हम फिर कहते हैं कि डॉटर सेल बन गए हैं। तो फिर आम साइंस के अंदर हम और आप लोग कहते हैं कि पेरेंट सेल है, सेल डिवीजन हुआ, दो डॉटर सेल बने। इधर पे भी अगर आप लोग डीएनए में देख ले, बात वही है कि हमारे साथ कोई डीएनए होगी, तो वो जो डीएनए होगी उसको हम और आप लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को तो हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ था, वो तो ऐसे होगा। तो डीएनए है, लेकिन ये जो डीएनए है ये पेरेंटल डीएनए है। तो इस पेरेंटल डीएनए के लिए जेनेटिक्स में हम जिस लफ्ज़ का इंतखाब करते हैं, लगाते हैं, उसको हम और आप लोग आमतौर पे टेम्पलेट हम इसको कहते हैं। तो याद रख ले, अगर डीएनए है और वो पेरेंटल है तो उसके लिए हम फिर खास लफ्ज़ जो लगाते हैं ना, वो टेम्पलेट का लगाते हैं। टेम्पलेट सिंपली इन जेनेटिक्स मीन्स पेरेंटल वन। लेकिन आप लोग इसके लिए पेरेंटल का लफ्ज़ भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा साइंस है, मैं जेनेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आम जो साइंस है, वहां पे अगर कोई सेल है तो उस सेल को आप लोग पेरेंटल सेल कह सकते हैं, लेकिन उस सेल को आप लोग टेम्पलेट का लफ्ज़ आप लोग इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन्स टेम्पलेट इज ए स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर द पेरेंटल डीएनए वन। दूसरी बात यह है कि जब इस टेम्पलेट के अंदर सेल डिवीजन होगा, लेकिन अब ये सेल तो नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है कि आप लोग इसके लिए सेल डिवीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले। तो फिर हम कहते हैं कि इस पेरेंटल डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन हुआ। यानी सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन ये मिलते जुलते अल्फाज हैं, लेकिन रेप्लिकेशन का लफ्ज़ हम और आप लोग जेनेटिक्स के अंदर लगाते हैं। ये सेल डिवीजन का जो लफ्ज़ होता है ये आम साइंस के अंदर हम और आप लोग इसको लगाते हैं। जिस तरह के पेरेंट सेल के अंदर सेल डिवीजन हुआ, इसी तरह से टेम्पलेट डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन हुई। तो फिर यहां पे हमारे साथ दो डॉटर सेल बन गए हैं, यहां पे आपके साथ दो डॉटर डीएनए बनेंगे। लेकिन जो दो डॉटर डीएनए होते हैं इनको आप लोग डॉटर डीएनए कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जेनेटिक्स में इसके लिए जो खूबसूरत लफ्ज होता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंपली मीन्स डॉटर डीएनए। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ अल्फाज हैं जो आपके जहन में होने चाहिए कि फिर कि अगर जेनेटिक्स में क्या है, ईटा वगैरह में एमसीक्यूज के अंदर आप लोग को ये अल्फाज आ जाए, फिर आप लोग को ये कंफ्यूज ना कर ले। तो आम साइंस में पेरेंटल, जेनेटिक्स में पेरेंटल और टेम्पलेट दोनों के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। आम साइंस के अंदर सेल डिवीजन है, यहाँ पे रेप्लिकेशन है। आम सेल के अंदर डॉटर सेल्स होते हैं, यहाँ पे फिर हम कंप्लीमेंट्री के अल्फाज हम फिर इस्तेमाल करते हैं। तो याद रख ले कि अगर इस टॉपिक के अंदर टेक्स्ट बुक में हो, मैं हूँ या ईटा के अंदर हो, अगर मैं इस किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल कर लूँ कि ये टेम्पलेट डीएनए है, इसके अंदर रेप्लिकेशन हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बने, तो फिर आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि टेम्पलेट का मतलब पेरेंटल होगा, रेप्लिकेशन का मतलब सिंपली डिवीजन होगा, और जो ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसका मतलब ये डॉटर होंगे। ये पॉइंट्स भी आपके ज़हन में होने चाहिए। नेक्स्ट वो ये है कि ये जो डीएनए के अंदर जब ये सेल डिवीजन होती है, यानी सारी डीएनए के अंदर जब ये रेप्लिकेशन होता है, तो इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस जो हैं ये प्रेजेंट है। कुछ क्या कहता है कि इसके अंदर ये रेप्लिकेशन इस तरह से होता है, कुछ कहता है कि नहीं इसके अंदर रेप्लिकेशन इस तरह से होता है। तो वो जो हैं वो ओपिनियंस हैं वो आपके कोर्स में मॉडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो जो मॉडल्स हैं वो 3 हैं। वो सारे के सारे आपके कोर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही दिए गए हैं। उनके अंदर मोटी मोटी बातें क्या है ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आमतौर पर एक दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो फिर आप लोगों को आ सकते हैं। एक ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ ये कोई टेम्पलेट डीएनए है, अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए टेम्पलेट का मतलब पेरेंटल डीएनए है। सो यू नो कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो इन स्ट्रैंड में से
एक को हम और आप लोग कहते हैं स्ट्रैंड ए और दूसरे को मैं नाम दे रहा हूं स्ट्रैंड बी, फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर प्रेजेंट है, तो एक मॉडल के मुताबिक कि अगर इसके अंदर रेप्लिकेशन होगी तो अंडरस्टूड बात है इनसे कंप्लीमेंट्री तो बनेंगे, डॉटर तो बनेंगे। तो इनमें ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए और बी, ये तो टेम्पलेट है, ये तो पेरेंटल है। तो जो पेरेंटल होते हैं वो कंजर्व होते हैं, वो सेफ होते हैं, उसको कुछ नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होते, वो 100% एक जैसे होते हैं। लेकिन इस ए से कोई नया स्ट्रैंड भी हमारे साथ तो बनेगा ना, तो उसको हम और आप लोग अगर नाम दे दे ए डैश और बी से भी कोई नया स्ट्रैंड बनेगा, कंप्लीमेंट्री बनेगा और उसको हम और आप लोग कहते हैं बी डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से शाबाश से ए टेम्पलेट है, इससे नया कंप्लीमेंट्री बना ए डैश, बी टेम्पलेट है, इससे कोई नया डॉटर बना कंप्लीमेंट्री बना बी डैश। तो जो पेरेंट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, वो 100% सेफ है, वो कंजर्व है। लेकिन जो डॉटर हैं, जो कंप्लीमेंट्री है, उन्होंने अपने एक ग्रुप बना दिया है। तो इस मॉडल को इन्होंने नाम दे दिया कंजर्वेटिव मॉडल। और कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होता क्या है कि जो टेम्पलेट होते हैं, जो पेरेंटल होते हैं, वो 100% कंजर्व होते हैं, वो हरगिज़ सेपरेट नहीं होते, वो इंटैक्ट होते हैं। अब पता नहीं कि ये कंजर्वेटिव मॉडल किसने प्रेजेंट किया हुआ था, कुछ पता नहीं। तो इसलिए इसका डिस्कवरर कौन था, मैं क्रॉस का निशान डाल रहा हूं, हमें कुछ पता नहीं है कि इसको किसने प्रेजेंट किया हुआ था। एक दूसरा मॉडल भी है, एक दूसरा ओपिनियन भी है। वो कहते हैं कि नहीं, जो डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होती है, डुप्लीकेशन होती है, वो इस तरह से नहीं होती। वो होता कैसे है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, इनमें से मैं एक को नाम दे रहा हूं ए, दूसरे को मैं नाम दे रहा हूं बी। तो फॉर एग्जांपल अगर इस ए और बी के अंदर रेप्लिकेशन है या डुप्लीकेशन है, जो भी कोई कुछ भी हुआ, तो यहां पे तो दो स्ट्रैंड्स है ना, पेरेंटल है ना, टेम्पलेट है ना। तो वो जो पेरेंटल होते हैं, टेम्पलेट होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, अगर आप लोग उधर पे देख ले वो सेपरेट नहीं हुए, यहां पे देख ले ये सेपरेट हो गए हैं। तो फिर ए के साथ कोई नया बी तो बनेगा ना, जो नया बनेगा उसको तो हम और आप लोग नाम देंगे ए डैश, जबकि जो बी है इनके साथ कोई और बनेगा, इसको हम आप लोग नाम देंगे बी डैश। इसका मतलब कि एक पुराना यानी टेम्पलेट, दूसरा नया यानी डॉटर यानी कंप्लीमेंट्री। इसी तरह से यहां पे एक पुराना टेम्पलेट पेरेंटल वाला, जबकि दूसरा नया कंप्लीमेंट्री डॉटर वाला। तो अगर आप लोग यहां पे देख ले, जो पेरेंट्स है ए एंड बी, वो 100% कंजर्व नहीं है, वो सेफ नहीं है, वो सेपरेट हो गए हैं। तो फिर इस मॉडल को हम और आप लोग कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी का मतलब है कि हाफ कंजर्व है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स है वो 50% कंजर्व है। यहां पे अगर आप लोग पेरेंट्स को देख ले, वो 100% कंजर्व है। तो इसको फिर कहते हैं सेमी, हाफ कंजर्व है, पूरा का पूरा ये कंजर्व नहीं है। इनमें आपके साथ जो डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं, यानी डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अगर आप लोग इनको देख ले, ये हाइब्रिड होते हैं। और हाइब्रिड का मतलब कि हाइब्रिड में होता क्या है कि 50% वो पुराना है और 50% फिर ये नया है। हाइब्रिड बना हुआ है, मिक्स बना हुआ है। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को किसने डिस्क्राइब किया होता, वी डोंट नो। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को किसने डिस्क्राइब किया हुआ था? अगर आप लोगों को लेक्चर याद हो तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि डीएनए के मॉडल को जिन लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था उसका नाम था वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ही ने, मैं यहां पे लिखवा लेता हूं, वाटसन एंड क्रिक ही ने जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है इसको भी डिस्क्राइब किया हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि वाटसन एंड क्रिक ही ने डीएनए के मॉडल को भी डिस्क्राइब किया हुआ था और डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होती है उनको भी इन्होंने ही डिस्क्राइब किया हुआ था। तब जाके आपके बुक ने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज भी इसके लिए लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह के हमारे कपड़ों में या ये वास्केट्स वगैरह के अंदर जो जिप्स होते हैं, अगर आप लोग जिप को ओपन करते हैं, इसकी अनजिपिंग करते हैं, तो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं एक साइड पे वो सेपरेट होते हैं। तो इन्होंने इसको कहा हुआ था कि एक्चुअली ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये अनजिपिंग के मुताबिक है। एक और ग्रुप आया, इन्होंने कहा कि नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन ना इस मॉडल के मुताबिक होता है कंजर्वेटिव, ना इस मॉडल के मुताबिक होता है सेमी कंजर्वेटिव, बल्कि कैसे होता है इन्होंने कहा
कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये दो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ए एंड बी, ये दो हमारे साथ टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल है, प्रेजेंट है, जब इनके अंदर रेप्लिकेशन होती है तो फिर कैसे होती है कि जो ए है टेम्पलेट है, ये इसका थोड़ा सा पुराना पेरेंटल वाला, फिर इसी ही के अंदर यानी इस छोटे से पोर्शन के अंदर इसका जो नया पोर्शन है ना, नया पार्ट जो होता है ना, सेगमेंट है ना, वो फिर बन जाता है, फिर इसके बाद पुराना, फिर इसके बाद नया। यानी होता क्या है कि उसी ही ए के अंदर यानी ए प्लस, उसी ही के अंदर जो नया स्ट्रैंड होता है, कंप्लीमेंट्री होता है, डॉटर होता है, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी उसी ही के अंदर बन जाता है। तो अगर आप लोग देख ले तो ए, आप लोग इधर पे देख ले तो ए के साथ कोई दूसरा बन रहा है हमारे साथ, अगर आप लोग इधर पे भी देख ले ए के साथ कोई दूसरा बन रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहां पे देख ले ए के साथ कोई दूसरा नहीं बन रहा है, उसी ए के अंदर ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि उधर पे डीएनए का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ये जो मॉडल होगा इसके मुताबिक डीएनए का जो नंबर है वो नहीं बढ़ता, डीएनए के लेंथ में सिर्फ फर्क आ जाता है। यानी डीएनए की अगर आप लोग लेंथ देख लेना उसमें मसला आ रहा है। तो इन्होंने इसी तरह से कहा कि जो दूसरा स्ट्रैंड है उनमें फिर क्या होगा कि ये फिर पुराना, फिर फॉर एग्जांपल इनके अंदर फिर वो नया, फिर वो पुराना, फिर इसके अंदर फिर वो नया। तो फिर ऐसे होगा कि बी के अंदर वो जो बी डैश होता है, नया वाला जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है, वो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बात तो वही हुई। तो अगर आप लोग यहां पे देख ले डीएनए के नंबर में फर्क नहीं आ रहा है, डीएनए के सिर्फ और सिर्फ लेंथ में मसला आ रहा है। लेकिन हुआ क्या कि जो नया वाला है, वो ए डैश हो या बी डैश हो, वो ए और बी जो पेरेंटल वाले हैं, जो टेम्पलेट है, उसके अंदर ये डिस्पर्स हो रहा है, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। अगर देख ले वो पेचिस की फॉर्म में है, नया कुछ इधर है, नया कुछ इधर है, नया कुछ और होगा, इसी तरह से इधर पे भी है। तो इस मॉडल को इन्होंने नाम दे दिया डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल, वाई डिस्पर्सिव मॉडल? क्योंकि जो नए स्ट्रैंड्स है ना, जो डॉटर वाले हैं ना, जो कंप्लीमेंट्री है ना, वो इसके अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। पता नहीं, कुछ पता नहीं है कि डिस्पर्सिव मॉडल को किसने प्रेजेंट किया होता, डिस्क्राइब किया होता। इसलिए आपको याद ये बात होनी चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपके कोर्स में 3 मॉडल्स हैं। कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है। कंजर्वेटिव में होता क्या है, सेमी कंजर्वेटिव में होता क्या है, डिस्पर्सिव में होता क्या है, यू शुड नो। बहुत ही आसान बातें हैं। लेकिन ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, इसके डिस्कवरर कौन थे? वाटसन एंड क्रिक थे। लेकिन कंजर्वेटिव और जो डिस्पर्सिव था, इनके डिस्कवरर कौन थे? कुछ पता नहीं है। इसलिए जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं वो आपके ज़हन में होने चाहिए। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है जिसको हम आप लोग पढ़ रहे हैं, ये किस मॉडल के मुताबिक होगा? ये तो सारे के सारे मॉडल्स हैं, ओपिनियंस हैं, पता नहीं इनमें से कौन सा वाला ठीक होगा। क्या ये कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होगा, क्या ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होगा, या फिर डिस्पर्सिव के मुताबिक होगा? मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को ऐसे ही कहता हूं कि 2 बंदे और मैदान में कूद पड़े। इनमें से एक का नाम था मेजिल्सन और दूसरे का नाम था स्टाल। बुक में छोटी सी इसके ऊपर हिस्ट्री दी गई है, पता होना चाहिए। तो मेजिल्सन और स्टाल सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हुए थे कि ये जो डीएनए के जो 3 मॉडल्स हैं, इनमें डीएनए रेप्लिकेशन किस मॉडल के मुताबिक होता है, कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव। तो उन्होंने एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट जो है ये फिर परफॉर्म किया हुआ था। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की हुई थी, फिर भी बता लेता हूँ कि आप लोग एनुअल वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, पेपर आप लोग नहीं देते, आप लोग ईटा वाले होते हैं। ईटा में कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनको हम आमतौर पर रिपीट नहीं करते, बताते नहीं हैं, लेकिन इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं, पहले ही लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये साथ ये बातें शेयर की हुई थी। तो फिर आप लोगों को जैसे इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसका आप लोग खुद ही देख लेंगे कि N14, N15 फॉर एग्जांपल कहीं पूछा गया ये किस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या गया था। सो यू शुड नो कि मेजिल्सन और स्टाल ने इसको यूज़ किया हुआ था। N14 और N15 में से कौन सा वाला हेवी है, कौन सा वाला लाइट होता है, ये पता होना चाहिए। इनके अंदर इन्होंने किस एनिमल का इस्तेमाल किया हुआ था, बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे, माइस था या कोई स्नेक वगैरह था। सो यू शुड नो कि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह के पॉइंट जो होते हैं ये फिर इसके ऊपर आ जाते हैं। वो जो उसने 4 ट्यूब्स लिए हुए थे, तो इसमें एक जो सेडिमेंटेशन हुई थी वो बिल्कुल टॉप पे हुई थी, दूसरे पे बॉटम पे हुई थी, तीसरे पे वो सेंटर में हुआ था, चौथे में 2 लाइंस बने हुए थे। तो आखिर में जो चौथा वाला था उसने ही प्रूव किया हुआ था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है
वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, लेकिन चूंकि ये एक्सपेरिमेंट है, इसको आप लोग खुद ही देख लेंगे, उसके ऊपर हम और आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में हम और आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वो सेपरेट एक 2 लेक्चर हम और आप लोग इसको आमतौर पर क्लास के अंदर हम इसको कवर कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट इसको आप लोग खुद ही देख लेंगे, लेकिन ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, इसके मुताबिक होता है। इसको किसने प्रूव किया हुआ था, कहीं पूछा गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मेजिल्सन और स्टाल्ते। तो कहीं पूछा गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रेजेंट किसने किया हुआ था, तो फिर ये वाटसन एंड क्रिक थे। लेकिन इसको किसने प्रूव किया हुआ था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, तो ये फिर मेजिल्सन और स्टाल्ते जिन्होंने इसको प्रूव किया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना वो कंजर्वेटिव होता है ना वो डिस्पर्सिव होता है, बल्कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, जब हम और आप लोग रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि एक हमारे साथ पुराना और एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो जो रेप्लिकेशन आपके कोर्स के अंदर है भी, तो इतना भी पता होना चाहिए कि वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। बाज़ दफ़ा ईटा में MCQs में आसान बात पूछी जाती है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा वाला होता है, कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है, ऑल ऑफ दिस है। तो फिर आपको भी पता होना चाहिए कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के मुताबिक होता है। लेकिन बार बार बता रहा हूँ कि खुदा के बंदो, कहीं पूछा गया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो कि सेमी कंजर्वेटिव वाला है, इसको किसने प्रेजेंट किया हुआ था इस मॉडल को, तो फिर ये वाटसन एंड क्रिक थे। लेकिन किसने इसको प्रूव किया हुआ था, तब जाके आपके ज़हन में ये बात भी होनी चाहिए कि वो मेजिल्सन और स्टाल्ते। और मेजिल्सन और स्टाल्ते का जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही आसान है, बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, कैसे इसके ऊपर MCQs आते हैं, कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। तो वो फिर आप उसको फिर आप लोग लिखेंगे, इनमें भी कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो अभी जिस रेप्लिकेशन को हम और आप लोग शुरू कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को, वो एक्चुअली वाटसन एंड क्रिक मॉडल के मुताबिक है, जिनको प्रूव किया हुआ था मेजिल्सन और स्टाल ने। तो उस रेप्लिकेशन को अब हम और आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश। ये तो कुछ वो पॉइंट्स हो गए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। ओके, एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर रहता है, वो हम और आप लोग पढ़ लें, फिर हम और आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन का जो एक्चुअल मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, इसको फिर हम और आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। ये वो कुछ बैकग्राउंड सा है जो मैं आप लोगों को बना रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन में ये बातें आपकी काम आ सकते हैं, लेकिन बेसिक जो आपके जहन में बातें होनी चाहिए वो क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन। उधर हम और आप लोगों ने डीएनए में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हम और आप लोगों ने पढ़े हुए थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि ये बात आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की हुई थी कि ह्यूमन बींग्स के एक सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के बारे में हम और आप लोगों ने मोटी बात ये कही हुई थी कि ये 2 चीज़ों से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन। लेकिन जब हम और आप लोगों ने डीएनए को पढ़ा तो फिर हम और आप लोगों ने ये बात भी पढ़ी कि डीएनए जिस चीज़ से बना हुआ है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड का जब हम और आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया बोर्ड के ऊपर, बहुत मोटा था, लेकिन अगर आप लोग इसका जायज़ किस्म का डायग्राम, मैं आमतौर पे लफ्ज़ ही ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, जायज़ से मेरा मतलब ये है इतना मोटा भी ना हो लेकिन इतना माइक्रोस्कोपिक भी ना हो, माइक्रो भी ना हो कि आप लोगों को मुश्किल से नज़र आए। ये जायज़ से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो लिखाई होती है, इतना सा अगर आप लोग इसका डायाग्राम बना दें, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोग इसका बना दें, तो फिर ह्यूमन बींग्स के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स, उसमें डीएनए है। अगर आप लोग उधर पे इन न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट कर ले तो 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड, ये लफ्ज़ मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ था, ये प्रेजेंट होते हैं। तो 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आप लोग हर एक का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते जाएं और आप लोग इसको पेजेस के ऊपर आप लोग इसको प्रिंट करते जाएं, बुक्स लिखते हैं कि अगर आप लोगों का एडमिशन हो गया MBBS में तो वहाँ पे जो मोटी किताब है वो फिजियोलॉजी की गाइटन की बुक है। इतनी मोटी किताब है गाइटन की। हमारे वक्तों में एक ही बुक हुआ करता था, अब इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, यानी इतना इसका साइज जो है ये फिर बढ़ गया है कि 2 वॉल्यूम अब इसके प्रेजेंट है। तो कहते हैं कि मैं उस पुराने एक किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। 900 900 इस तरह के बुक्स अगर आप लोग 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स के जो क्या है प्रिंट है, डायग्राम है, आप इसको पेजेस के ऊपर बनाना शुरू कर लें तो 900 गाइटन के बुक्स आप इससे बना सकते हैं। अंदाज़ा लगा दें।
इसका मतलब यह हुआ कि 900 गाइटर के जो बुक्स हैं, आप इन 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड से आप इनको बना सकते हैं। अगर आप लोग इन 900 बुक्स को किसी फोटोस्टेट के शॉप पे जाएं और आप इसको दे दें कि आप इनकी फोटोस्टेट की कॉपी मेरे लिए करा लें, मेरे ख्याल में महीनों का टाइम इसके ऊपर लगाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगा दें कि एक सेल, वहाँ पे न्यूक्लियस, वहाँ पे ये 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स किसके बराबर है? 900, बार बार बता रहा हूँ, गाइटन के बुक्स के बराबर है। जो आपका सेल होता है, उसकी जो मशीनरी होती है, वो इसको कुछ मिनटों में, इन फ्यू मिनट्स, इनकी कॉपी करा लेता है। तो फिर तो हम और आप लोग कह सकते हैं ना कि ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। मिनटों में इनकी कॉपी करा लेता है, आवर्स में भी नहीं, मिनटों में इसकी कॉपी कर लेता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन कितना स्पीडी प्रोसेस होगा, ये कितना फास्ट प्रोसेस होगा। दूसरी बात, अगर आप लोग इस 900 जो गाइटन की जो बुक्स बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये फोटोस्टेट के शॉप पे दे भी दे, तो सिर्फ ये फास्ट स्पीडी नहीं है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो जो दुकानदार अगर इसकी कॉपी कराएगा भी, तो पता नहीं कितनी गलतियाँ इनसे हो जाएंगी। आप लोगों ने नॉर्मली भी देखा होगा, अगर आप इसको 5-6 फोटो कॉपी के बारे में अगर आप लोग इसको कह दें, तो उस 5-6 में भी एक पेज गलत हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको 900 ये बुक्स देंगे, पता नहीं कितनी गलतियां इनसे हो जाएंगी। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो कि सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, जहां पे मशीनरी होती है जो कि इनको बनाते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं होती इससे। तो गलती नहीं होती तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होता है, इसलिए बार दफ़ा ईटा में एमसीक्यूज़ के अंदर ये बात पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट या स्पीडी जैसे अल्फाज होंगे और प्रिसाइज या एक्यूरेट जैसे अल्फाज होंगे। ये इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इनकी खूबियां हैं जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फिर ये कोई और नहीं होगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा। हो सकता है वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये वाला हो, रेस्पिरेटरी हो, कोई और हो। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये 2 अल्फाज कोर्स में लिखे हुए हैं, ये किसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके होते हैं। सो इन शॉर्टकट आई कैन से DNA replication is quite fast and quite accurate। ये 2 अल्फाज अगर आप लोगों को याद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ ये डीएनए रेप्लिकेशन ही के प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसी और सिस्टम या किसी और चीज़ के ये प्रॉपर्टीज़ ये नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो फिर हम और आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये फास्ट या स्पीडी इतना है। मैं इसी बात को थोड़ा फिर से एलांगेट कर लेता हूँ। ये फास्ट या स्पीडी इतना होता है कि अगर डीएनए हमारे साथ बनेगा, तो वो तो अंडरस्टूड बात है, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। तो जिस तरह हमारे साथ दीवार बनती है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो भी एक्चुअली ईंट से बना हुआ है। इसका मतलब कि जो ईंट है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी इसी ही से ये डीएनए बनी हुई है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो ये अगर एक कारीगर हो और ये इन ईंटों को, बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर आप लोग देख लीजिए, जब ईंटों को लगाते हैं, जब एक ईंट भी लगाते हैं, कितना टाइम ये इसके ऊपर लगा लेता है। लेकिन अगर आपके साथ एक कारीगर हो और वो 50 ईंटों को पर सेकंड के हिसाब से लगाए, यानी 50 ईंट पर सेकंड है इसके हिसाब से, तो हम फिर कहेंगे कि ये कारीगर तो बहुत ही तेज है। तो याद रख ले कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी कॉपी बनती है, तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये 50 न्यूक्लियोटाइड्स को पर सेकंड लगाता है। और इस तेज होने की वजह से ये जो हमारा रेप्लिकेशन होता है, ये मिनटों में फिर पूरा भी हो जाता है। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि आप अंदाजा लगा दे कि ये कारीगर है, वो 50 ईंटों को एक पर सेकंड पे इस पे लगाता है और इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश भी ना हो। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन अगर गलती की गुंजाइश हो भी, तो वो इतना कम हो
या नेग्लिजिबल हो, तब जाके तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि ये जो कारीगर है ये बहुत तेज भी है और ये गलती भी नहीं करता। इसी तरह से याद रख ले कि जो फास्ट तो है लेकिन ये इतना प्रिसाइज या एक्यूरेट होता है कि जब ये 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड को लगाते हैं इसमें गलती की गुंजाइश होती नहीं है। लेकिन अगर है भी तो मैक्सिमम कितना होता है, बुक्स लिखते हैं कि जब ये 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है सो इसमें एक गलती कर सकता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड गलत लगा सकता है। इसका मतलब कि 1 पर 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड इसकी रेशो है। तो अगर मैं पूछूं कि ह्यूमन बींग्स के एक सेल के अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं कितने, 6 बिलियन, तो अगर 1 बिलियन में एक गलती हो सकती है, मैक्सिमम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ये है, नॉर्मल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि जो गलती की जो गुंजाइश है वो है नहीं। लेकिन अगर ज्यादा है भी तो 1 बिलियन जब न्यूक्लियोटाइड को लगाता है तो इनमें एक गलती कर सकता है। तो इसका मतलब कि 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6 गलतियां ये कर सकता है, जो कि नहीं होने चाहिए, नहीं करता। लेकिन अगर करेगा भी तो ये इतनी गलतियां कर सकता है। पर आपके साथ में सिर्फ आप लोगों को इशारा दे दूं कि अगर उसने एक गलती भी की, यानी एक न्यूक्लियोटाइड को भी उसने गलत लगा दिया, सो म्यूटेशन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं, उधर पे पॉइंट म्यूटेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, डिलीशन, इंजर्शन, बेस सब्स्टिट्यूशन, इस जैसे अल्फाज आप लोगों ने पढ़े होंगे। पॉइंट म्यूटेशन, एक पॉइंट के ऊपर मसला आ जाता है। तो अगर आप लोग उस पॉइंट में देख ले तो अगर एक पॉइंट पे भी गलती आ गई तो फिर ये किस किस्म के डिजीज को काज कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइल केटोनूरिया। तो अगर आप लोग इन डिजीजेस को देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिजीजेस हैं। लेकिन ये जो डिजीजेस होते हैं, जो बीमारियां होते हैं, जो डिजीजेस होते हैं, अगर आप लोग इनको देख लीजिए बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन ये किसकी वजह से, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये पॉइंट म्यूटेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोगों को अंदाजा हो सकता है कि अगर एक गलती भी उसने कर ली तो फिर ये किस किस्म के मसले जो हैं फिर ये क्रिएट कर सकते हैं। तो दो अल्फाज, फास्ट और प्रिसाइज, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। को याद रख ले, फास्ट कितना, 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड, एक्यूरेट कितना, 1 पर 1 बिलियन गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने एक गलती भी कर ली तो फिर किस किस्म के मसले जो हैं ये फिर क्रिएट हो सकते हैं। सिर्फ मैंने आप लोगों को इशारा दे दिया है। अभी हम और आप लोग एक्चुअली जिस चीज़ को हम आप लोग शुरू कर रहे हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन को। बाकी सारा कुछ मैं हटा रहा हूँ, एक डायग्राम में बना रहा हूँ, इसी के अंदर हम और आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन को भी पढ़ेंगे। ये जो कुछ अब तक मैंने आप लोगों को बता दिया है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आपके जहन में पहली जो वो बात थी, जो एक्चुअल पॉइंट था, वो क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन, वो पॉइंट भी आपके जहन में होने चाहिए, सारे के सारे डीएनए वाले। और नंबर 2, फिलहाल कुछ आप लोगों को मैंने टिप्स दे दिए हैं कि इनमें इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल करूंगा, ये भी फिर आपके जहन में होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, मैं जिस चीज़ को बना रहा हूँ ये किसी डीएनए को मैं बना रहा हूँ, डीएनए को। और डीएनए के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो उन 2 स्ट्रैंड्स को मैं बना रहा हूँ। तो एक स्ट्रैंड को मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ ऐसे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और ये बेसिक डायग्राम है, इसी ही चीज़ की पूरे के पूरे प्रोसेस को हम और आप लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही आप लोगों को समझ भी आनी चाहिए। ये हमारे साथ कोई एक स्ट्रैंड है, इसी ही के साथ यहाँ पे मैं किसी दूसरे स्ट्रैंड को भी बना रहा हूँ, ये ऐसे होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये कोई एंड प्रेजेंट है 3 वाला, ये हमारे साथ 3 एंड प्रेजेंट है, तो अंडरस्टूड बात है ये फिर 5 एंड होगा। ये पॉइंट्स हम और आप लोगों ने नोट किए हुए थे। तो फिर जो हमारा ये वाला एंड हो जाएगा ये फिर 5 एंड हो जाएगा, और जो ये वाला हो जाएगा ये फिर 3 एंड हो जाएगा। तो ये तो डीएनए का वो डबल स्ट्रैंड है जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। इसी तरह से होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये हेलिकल होता है, लेकिन मैंने डीएनए का जो डायग्राम है वो थोड़ा मोटा बना दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि अगर आप लोग ये, चूंकि आप लोगों को मैंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ था यही कारीगर वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया हुआ था। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख ले, हमारे साथ यहाँ से लेके उस एंड तक एक दीवार प्रेजेंट है। तो अगर आप लोग इन कारीगर लोगों को देख ले, जब ये दीवार में वो रदा शुरू करता है, रदा, मेरे ख्याल में आप लोग भी इसको रदा ही कहते हैं, तो वहां पे पहले एक ईंट रखता है, उस ईंट को ऐसे भी स्ट्रेट रख लेता है,
नीचे भी देख लेता है कि ठीक है कि नहीं है, पीछे भी देख लेता है, सारा कुछ वो कर लेता है। तो जब वो एक ईंट पहले रख लेता है, फिर उसके बाद वो बाकी ईंट वो लगा लेता है। तो वो जो पहला ईंट लगाता है उसको हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रदा। ऑरिजिन ऑफ रदे से मेरा मतलब ये है कि ये वो ऑरिजिन है, वो ये ईंट है जहां से वो बाकी रदे के ईंटों को लगाएगा। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे साथ ये कोई डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंड है, तो अगर हम और आप लोगों ने किसी जगह पे हम और आप लोगों ने रेप्लिकेशन को शुरू करना है, कॉपी को शुरू करना है, तो कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहां से हम और आप लोग डीएनए के रेप्लिकेशन को शुरू कर ले। उस जगह को जेनेटिक्स की लैंग्वेज में, रेप्लिकेशन की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तब जाके मैं यहां पे फॉर एग्जांपल आप लोगों को शो कर रहा हूं कि ये जो जगह है ये वो हमारी जगह है जिसको मैं कह रहा हूं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसको अपने बुक ने एक और लफ्ज भी लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन साइट। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वो जगह है जहां से वो रेप्लिकेशन शुरू होगी। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए डीएनए के अंदर। लेकिन ये भी याद रख ले कि ह्यूमन बींग्स में और जो एनिमल्स होते हैं वहां पे तो दो किस्म के एनिमल प्रेजेंट है। एक को तो हम और आप लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जबकि दूसरे को हम और आप लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। तो जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये प्रोकैरियोट्स के डीएनए के अंदर भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के डीएनए के अंदर भी प्रेजेंट होता है। पर यह बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये होना चाहिए। लेकिन ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है क्या? बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये वो जगह है जहां से वो रेप्लिकेशन शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरू होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन सिर्फ यहां से शुरू होगी, यहां पे हो सकता है कोई और जगह हो। अगर वहां पे ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो रेप्लिकेशन उस जगह से शुरू नहीं होगी, उस जगह से शुरू होगी जहां पे ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। अब हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या जो है ये फिर प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें जो ऑरिजिन, चूंकि इसमें डीएनए का जो साइज होता है ये बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही ज़रा छोटा होता है। इसलिए चूंकि डीएनए का साइज छोटा है, कम टाइम में रेप्लिकेशन को पूरा कर सकता है, तब जाके प्रोकैरियोट्स के डीएनए में ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नंबर भी कम होना चाहिए। और कितने होते हैं? जस्ट वन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ज़हन में होनी चाहिए। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, चूंकि वहां पे डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है, मैंने बताया हुआ था 2 मीटर तक हो सकता है। तो 2 मीटर लेंथ को अगर आप लोग कम वक्त में आप इसको पूरा करेंगे तो फिर तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी ज्यादा होने चाहिए। तो वो कितने तक होते हैं? वो तकरीबन 1 लाख तक होते हैं, 1 लाख तक यूकैरियोट्स में ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन साइट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन याद रख ले ये यूकैरियोट्स में, लेकिन नंबर फिक्स नहीं है। 1 लाख तक हो सकते हैं, हो सकता है 10,000 हो सकता है 30,000 हो सकता है 70,000 हो सकता है 99,000 हो। 1 लाख तक हो सकते हैं, नंबर फिक्स नहीं है, तक हो सकते हैं। तब जाके आपके बुक ने ये लफ्ज लिखी हुई है कि प्रोकैरियोट्स में एक है जबकि यूकैरियोट्स में मेनी है। वो मेनी कितने हैं वो मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर ली है, आप लोगों को अंदर की बात बता दी है। इसके पीछे रीजन क्या है फिर शेयर कर लेता हूं। अगर आप लोग उसी कारीगर वाले एग्जाम्पल को आप लोग ले लें तो बाद दफा दीवार का साइज छोटा होता है। अगर दीवार का साइज छोटा होता है तो एक ही कारीगर होता है, वो एक ही कारीगर एक जगह पे एक ईंट को ऑरिजिन ऑफ रदा को लगा लेता है, उधर से एंड तक चला जाता है। लेकिन बाद दफा आप लोगों ने देखा होगा दीवार होता है, इसकी बड़ी लंबी लेंथ होती है, बहुत लंबी दीवार होती है। तो वहां पर आमतौर पर एक कारीगर नहीं होता, ज्यादा कारीगर लगे हुए होते हैं। तो एक कारीगर फॉर एग्जांपल उधर पे लगा हुआ है, कोई इसके बाद यहां पे लगा हुआ है, इधर पे लगा हुआ है, इधर पे लगा हुआ है। तो हर एक कारीगर अपने लिए एक एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लगा लेता है, एक एक ऑरिजिन ऑफ रदा लगा लेता है, फिर जाके उस रेप्लिकेशन को शुरू कर लेता है ताकि कम टाइम में उस रदे को फिर ये पूरा कर सके, ताकि कम टाइम में इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को ये फिर पूरा कर सके।
तब जाके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वहां पे जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं वो मेनी होते हैं। क्यों प्रोकैरियोट्स में एक है? क्योंकि वहां पे डीएनए की जो लेंथ है वो कम है। क्यों यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं? क्यों 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 क्योंकि वहां पे ये जो डीएनए होता है इसकी लेंथ ज्यादा होती है, कम टाइम में इसको पूरा कर सके, तब जाके कुदरत ने वहां पे इनके जो नंबर होते हैं ये भी बहुत ज्यादा रखे हुए होते हैं। ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि आखिर इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर है क्या, यानी क्यों मैं इस जगह को कह रहा हूं कि ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, क्यों मैं इस जगह को नहीं कहता कि ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, क्यों मैं इस जगह को नहीं कहता कि ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। याद रख ली, जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि वहां पे एडेनिन और जो थायमीन होते हैं, यानी एडेनिन और जो थायमीन होते हैं, जरूरी नहीं है कि एडेनिन थायमीन, उस साइड पे थायमीन और एडेनिन, फिर थायमीन और फिर एडेनिन और फिर एडेनिन और फिर थायमीन, इनकी जो बेस पेयरिंग रेशो है वो ज्यादा होती है। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या जो रेप्लिकेशन साइट है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह से है, इसको मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे एडेनिन टू थायमीन बेस पेयरिंग्स की रेशो ज्यादा होती है। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, इसी ही से मिलता जुलता लफ्ज़ जीन एक्सप्रेशन के अंदर हम और आप लोग पढ़ेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ईटा के अंदर फिर ये एहतियात करना है, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उधर पे भी एडेनिन और थायमीन की रेशो होगी, यहाँ पे भी एडेनिन और थायमीन की रेशो है, दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे फिलहाल आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हम और आप लोग उसको उधर पे पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो फिर क्या है। अब जहन में सवाल आ जाता है कि वाई एडेनिन और थायमीन की बेस पेयरिंग रेशो अगर ज्यादा है तो इसको हम फिर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों कहते हैं? अगर यहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन की बेस पेयरिंग रेशो ज्यादा होती तो क्या हम उसको नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों? रीजन बता लेता हूं कि अगर आप लोग एडेनिन और थायमीन के बीच में देख ले तो ये बात हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं लेकिन दो है। एडेनिन और थायमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, दो हैं, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो प्रेजेंट है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि दो बॉन्ड्स की, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी उसको ब्रेक करना आसान होता है कि नहीं? अगर यहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन की बेस पेयरिंग रेशो ज्यादा होती और यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती, उनको ब्रेक करना आसान होता है। मेरे लिहाज से सिंपल आंसर ये है कि दो बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू दी 3 बॉन्ड्स, कि आप लोग इसको ब्रेक कर ले। चूंकि डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, हम और आप लोग इन दो स्ट्रैंड्स को हम और आप लोग सेपरेट करेंगे, अनजिपिंग करेंगे। इन दो स्ट्रैंड्स को हम और आप लोग, सेपरेशन का मतलब मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम और आप लोग ब्रेक करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तब जाके हम इसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक करना थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में एडेनिन और थायमीन की, को बार बार आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, एडेनिन टू थायमीन बेस पेयरिंग की रेशो ज्यादा होगी। मैंने ऐसे नहीं कहा हुआ कि एडेनिन और थायमीन की रेशो ज्यादा होगी, ये किसी और जगह पे ये बात आएगी। एडेनिन और थायमीन बेस पेयरिंग की रेशो जहां पे ज्यादा होती है उसको हम फिर क्या कहते हैं? बहुत ही आसान हो जाए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन साइट। लेकिन जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन साइट है, वहां पे क्यों एडेनिन और थायमीन की रेशो ज्यादा होती है, क्यों साइटोसिन और गुआनिन की बेस पेयरिंग रेशो नहीं होती, हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू 3-1, तब जाके हम और आप लोग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल, इसकी तो हम आप लोग को समझ आनी चाहिए, दूर यहां पे कोई और है और यहां पे हमारे साथ प्रेजेंट है एडेनिन और यहां पे प्रेजेंट है थायमीन, ये एक है, ज्यादा नहीं है, एक है। तो क्या इस एक को मैं कह सकता हूं कि ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है? ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहां पे एडेनिन और थायमीन की बेस पेयरिंग रेशो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एक नहीं होगा। क्यों? कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस पूरे के पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस में
जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो एंजाइम्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं क्योंकि ये वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो एंजाइम होगा जो इस रेप्लिकेशन को शुरू करेगा, उस एंजाइम के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये वो इस जगह को जहाँ पे एडेनिन और थायमिन की बेस पेयरिंग रेशो ज़्यादा होती है, इसको ये पहचान सकता है, इसको ये आइडेंटिफाई कर सकता है। तब जाके यहाँ पे वो एंजाइम बाइंड होगा, तब जाके वो जो एंजाइम होगा यहाँ पे रेप्लिकेशन को शुरू कर लेगा। लेकिन अगर एक एडेनिन और थायमिन हो तो फिर वो जो एंजाइम होता है चूंकि वो स्पेसिफिक होता है तो वो इस जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, यहाँ पे फिर खुद को बाइंड नहीं कर सकता। और अगर वो एंजाइम खुद को यहाँ पे बाइंड न करे तो फिर अंडरस्टूड बात है जो रेप्लिकेशन होगा ये भी फिर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो बातें हम और आप लोगों ने फिलहाल सीख ली है। नंबर 1, जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन साइट है, वहां पे एडेनिन और थायमिन ही की बेस पेयरिंग रेशो ज्यादा होगी। क्यों? रीजन मैंने आप लोगों को बता दी है। नंबर 2, जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहां पे एडेनिन और थायमिन की बेस पेयरिंग रेशो ज्यादा होगी। सिर्फ एडेनिन और थायमिन नहीं होगा कि एक हो, और इसको फिर आप लोग कहे कि ये भी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है। क्यों? रीजन मैंने आप लोगों को बता दी है। अब होता क्या है? होता यह है, ये हर एक पॉइंट के पीछे आप लोगों को एक नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए असल में कि ये है क्या। वो ये है कि अगर आप लोगों ने कहीं ये एयरपोर्ट्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, हेलीपैड वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ये मूवीज वगैरह में भी इनको आमतौर पे दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल जहां पे बहुत बड़ा ग्राउंड होता है वहां पे हेलीपैड होता है, वो एच का सिंबल लिखा होता है। तो उधर पे कोई बंदा होता है आमतौर पे और उसके साथ हाथ में एक छोटा सा झंडा भी होता है। तो जो हेलीकॉप्टर ऊपर को होता है तो उस बड़े ग्राउंड में जहां पे वो हेलीपैड होता है उधर ही खड़ा होता है और उस झंडे को ऐसे इसको हिलाता है। तो वो जो पायलट होता है वो एग्जैक्टली उसी ही जगह के ऊपर लैंड कर लेता है और वहां पे फिर ये बैठ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर आप लोग इस डीएनए को देख ले, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन अगर आप लोग इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को देख ले, ये वो हेलीपैड है, यहां पे ये वो जगह है। वो कौन सी जगह है? यहां पे वो जो हेलीकॉप्टर होगा, यहां पे वो जो एंजाइम होगा वो आएगा और खुद को बाइंड करेगा। इसका मतलब कि जो एंजाइम है उसके अंदर स्पेसिफिसिटी है कि ये इस किस्म के सीक्वेंसेस को पहचान सकता है। तब जाके वो जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ही के ऊपर बाइंड होगा, किसी और जगह के ऊपर ये बाइंड नहीं होगा। क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक इन फंक्शन है, उसको पता होता है कि यहाँ पे ये एडेनिन और थायमिन की जो बेस पेयरिंग रेशो है ना, ये फिर ज्यादा है। अब उस एंजाइम का नाम क्या है? बहुत ही आसान है, उसको हम फिर कहते हैं, मैं यहां पे ग्रीन मार्कर से इसको ऐसे शो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और एंजाइम को हम फिर कहते हैं टोपो आइसोमेरेज, या फिर आपके बुक ने इसके लिए एक और नाम भी लिखा हुआ है गायरेज। आप लोग इनमें गलती ना कर ले, इसको हम कहते हैं टोपो आइसोमेरेज, इसको हम कहते हैं गायरेज एंजाइम भी इसका दूसरा नाम है। तो कहीं पूछा गया कि जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है या जो रेप्लिकेशन साइट होता है, शाबाश है, इनमें जो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है जो यहाँ पे बाइंड होता है उसका नाम क्या है? मुख्तलिफ ऑप्शन आप लोगों को दी जाएंगे। तो उसका नाम है टोपो आइसोमेरेज, उसका नाम है गायरेज, पता होना चाहिए। या इन अदर वर्ड्स, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इनमें सबसे पहला कौन सा एंजाइम है जो पार्टिसिपेट करता है, पता होना चाहिए, वो टोपो आइसोमेरेज से गायरेज है। और अगर आप लोग मेरे इस डिस्कशन को भी देख ले, जो रेप्लिकेशन है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एंजाइम ही ने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जो सबसे पहला एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है वो टोपो आइसोमेरेज है या गायरेज होता है। अब इस टोपो आइसोमेरेज या गायरेज के फंक्शन क्या है? ओके, इसका फंक्शन क्या है? अगर आप लोगों को याद हो तो हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल डीएनए है वो तो इस किस्म का कोई डबल स्ट्रैंड है, और मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि वो तो ऐसे हेलिकल होता है, ऐसे हेलिक्स होता है, इस फॉर्म में हमारे साथ ये प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये वाली जगह, तो इस जगह के ऊपर फॉर एग्जांपल वो एंजाइम ऐसे आया, कौन सा वाला? टोपो आइसोमेरेज या गायरेज वाला, वो यहां पे इसको खुद ने बाइंड किया ऐसे। तो बाकी तो वो डीएनए है, इस तरह से डीएनए प्रेजेंट है। तो फिर ये एंजाइम करता क्या है? शाबाश है कि वो इस एंजाइम इसके अंदर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। और अगर आप लोग इस डीएनए को देख ले तो वो हेलिकल से अनहेलिकल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोपो आइसोमेरेज है, गायरेज है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये डीएनए से वो तो हेलिकल था ना, हेलिकल को अनहेलिकल बनाता है। बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है, पूछा जा सकता है
कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिक्स को अनहेलिक्स फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए ये कोई और नहीं है, ये टोपोआइसोमेरेस है, ये गायरेस है। लेकिन नंबर 2, अगर हम और आप लोग देख ले ये हेलिकल है, हेलिकल से इसको अनहेलिकल बनाता है, तो अगर ये अनहेलिकल हो जाए और मैं इसको बोर्ड के ऊपर इसको शो कर लूं, अगर मैं इसको बोर्ड के ऊपर शो कर लूं, मैं फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रेट कर लूं, तो फिर तो ये इसको मैं आपके सामने ऐसे इसको शो कर सकता हूं कि ये डीएनए तो ऐसे स्ट्रेट हो गई है, ये ऐसे हमारे साथ जो डीएनए है वो तो हमारे साथ ऐसे स्ट्रेट हो गई है, डीएनए तो हमारे साथ ऐसे स्ट्रेट हो गई है। तो फिर तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना कि टोपोआइसोमेरेज या गायरेस का मेन फंक्शन ये है कि हेलिकल को अनहेलिकल फॉर्म में, लेकिन कुछ बुक्स होते हैं जिनमें आपकी किताब भी होती है, वो लिखते हैं कि ये डीएनए को स्ट्रेट कर लेता है। पॉइंट्स की समझ आनी चाहिए, ये स्ट्रेट कर लेता है, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेता है। लेकिन प्लीज ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो प्रेजेंट है ना, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंटैक्ट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप लोग इस डीएनए की लुक को देख ले तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरह के लैडर जो सीढ़ी होती है। तब जाके पुराने कोर्सेज में भी और जो नए कुछ नोट्स है इन्होंने बाकायदा तौर पे ये लफ्ज लिखा हुआ है कि टोपोआइसोमेरेज या गायरेस का मेन फंक्शन ये है कि ये डीएनए को लैडर शेप में इसको कन्वर्ट कर लेता है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि लेटर शेप का मतलब क्या है। लेकिन प्लीज बार बार बता रहा हूं कि कहीं आपके जहन में ये बात ना जाए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी ब्रेक करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हेलिकल को अनहेलिकल बना लेता है, इसको स्ट्रेट कर लेता है। वही एग्जांपल आप लोगों को फिर दूंगा कि कहीं अगर आप लोगों ने मार्केट्स वगैरह में देखे होंगे तो वहां पे कुछ स्टेयर्स होते हैं, वो ऐसे हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई कारीगर आप लें और उस हेलिकल वाले जो स्टेयर्स होते हैं इसको आप लोग दे दे कि आप इसको स्ट्रेट कर ले, तो उसको सिर्फ स्ट्रेट कर लेगा, लेकिन बीच में जो रंग्स होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं, उसको कुछ नहीं होता, सिर्फ वो जो शेप है ना वो चेंज हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। एग्जैक्टली ये जो टोपोआइसोमेरेस होता है या गायरेज एंजाइम जो होता है, इसका मेन फंक्शन इस डीएनए हेलिकल को स्ट्रेट बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा, इन अदर वर्ड्स इसको लैडर शेप में इसको कन्वर्ट कर लेगा। बुक में नहीं है पर आप लोगों को जनरली बता दूं कि जो टोपोआइसोमेरेस होता है, गायरेज होता है, इनके फिर दो टाइप्स होते हैं, टोपोआइसोमेरेस टाइप 1 और टोपोआइसोमेरेस टाइप 2। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन ये है कि चूंकि मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल दे दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ ऐसे डीएनए है, ये ऐसे हेलिकल है, ये इस फॉर्म में हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है, ऐसे हेलिकल है, तो जो टोपोआइसोमेरेस 1 होता है ये एक स्ट्रैंड को स्ट्रेट करता है ऐसे, यानी वहां पे हेलिकल को अनहेलिकल बनाता है। 1 का फंक्शन ये है। 2 का फंक्शन ये है कि दोनों के ऊपर भी ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर तो है ना, तो दोनों को सीधा कौन करता है? 2। सो 2 मीन्स दोनों स्ट्रैंड्स को, 1 मीन्स सिंगल स्ट्रैंड को। इसका मतलब कि जो एक है उसका एक फंक्शन यह है कि एक इसके ऊपर लगा होता है और इस स्ट्रैंड को स्ट्रेट करता है, जबकि जो दूसरा होता है वो लगा होता है इस स्ट्रैंड को स्ट्रेट करता है। लेकिन एक और भी होता है वो 2 वाला, उसका मेन फंक्शन होता है कि ये दोनों को भी देखता है कि क्या दोनों के दोनों भी स्ट्रेट हो गए हैं। लेकिन फिर भी बता रहता हूं कि बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट है, तो अगर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और अगर आप लोग इसको इमेजिन कर ले, इसका जो शेप बनता है वो लेडर लाइक बन जाता है। तो ये पॉइंट्स आपके ज़हन में प्लीज होने चाहिए। कहीं पूछा गया कि टोपोआइसोमेरेज या गायरेस इनके फंक्शंस क्या हैं, बड़े ही आसान है। मैंने बता दिया है कि हेलिकल को अनहेलिकल बनाता है, इन अदर वर्ड्स स्ट्रेट बनाता है, इन अदर वर्ड्स इसको लेडर शेप में कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था वो ये था कि ये पहला एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। इन अदर वर्ड्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कौन कौन सा एंजाइम पहचान लेता है, तो फिर ये टोपोआइसोमेरेस होगा, ये गायरेस होगा। इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब जब ये स्ट्रेट हो जाए तो ये जो स्ट्रेटनेस है डीएनए की, इट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ अनदर एंजाइम, यानी अदरवाइज नहीं होगा। जब डीएनए स्ट्रेट हो जाए, जब डीएनए लेडर लाइक हो जाए, जब जो डीएनए है वो अनहेलिकल हो जाए, तो फिर एक एंजाइम है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि फिर ये बाइंड होता है। एंड दैट एंजाइम इज सिंपली कॉल्ड एज द हेलिकेज एंजाइम। मैं यहां पे रेड से इसको शो कर रहा हूं, जो रेड से मैं इसको शो कर रहा हूं ये कोई और एंजाइम नहीं है, ये वो हेलिकेज एंजाइम है।
तो हेलिकेज को मैं इसके ऊपर लिखवा लेता हूं। शाबाश है। तो पहली बात, बल्कि दूसरी बात जो हम और आप लोगों ने सीखी, कहीं पूछा गया कि डीएनए रेप्लिकेशन में टोपोआइसोमेरेज के एक्टिविटी के बाद जब डीएनए स्ट्रेट हो जाए, लेटर हो जाए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस किस्म का सेंटेंस लिख देगा, तो फिर ये स्ट्रेटनेस किस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है कि फिर वहां पे बैठेगा, यू शुड नो कि वो हेलिकेज है। तो फिर हेलिकेज बैठ जाएगा। इन अदर वर्ड, डीएनए रेप्लिकेशन में दूसरा एंजाइम कौन सा है जो हिस्सा लेता है, यू शुड नो वो हेलिकेज है। ये पॉइंट्स बार बार आप लोगों को मैं नहीं समझा रहा हूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके बाद और आएंगे, तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो अगर आप लोग हेलिकेज के नाम को देख ले तो मालूम ऐसे होता है, हेलिकेज जैसे हेलिकल को अनहेलिकल का फंक्शन इसका है, लेकिन हेलिकेज का फंक्शन जो है वो हरगिज ये नहीं है। तो हेलिकेज का मेन फंक्शन क्या है, मैं इधर ही लिखवा लेता हूं। पहला फंक्शन इसका यह है कि ये इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये इनको ब्रेक करता है। यानी हेलिकेज का मेन फंक्शन हरगिज ये नहीं है कि ये हेलिकल को अनहेलिकल बना देगा, क्योंकि इसका जो नाम है हेलिकेज वो मालूम ही वो हेलिक्स से होता है। तो इनमें आमतौर पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो कहीं पूछा गया कि हेलिकल से अनहेलिकल किसका फंक्शन है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये हरगिज इसका नहीं है, हेलिकेज का नहीं है, वो टोपोआइसोमेरेज का है, वो गायरेज का है। तो फिर हेलिकेज का फंक्शन क्या है, तो हेलिकेज का फंक्शन ये कि अगर ये बाइंड हो जाए ना तो फिर ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। बड़ा जबरदस्त फंक्शन है इसका। तो कहीं अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर ले तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जिस तरह के मैंने आप लोगों को बात समझाई हुई थी कि ये जो स्वेटर्स होते हैं वहां पे जिप्स होते हैं, तो जिप में यहां पे कोई चीज होती है, आप लोग इसको ऐसे चलाते हैं और जो जिप होता है जब उसकी अनजिपिंग होती है तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाता है। तो फिर तो हम और आप लोग कह सकते हैं ना कि हेलिकेज का मेन फंक्शन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, सेपरेट करना है। तो अगर ये दो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। अगर ये दो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो कहीं अगर आप लोग इसके लुक को देख ले तो ये दो स्ट्रैंड्स तो आप लोगों को ऐसे नजर नहीं आएंगे। वो दो स्ट्रैंड्स फिर आप लोगों को कैसे नजर आएंगे कि इनमें से जो एक स्ट्रैंड होगा वो ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो फिर हमारे साथ ऐसे आएगा। तो अब अगर आप लोग इसके शेप को देख ले, लुक को देख ले, तो ये, और आप लोग इसको ऐसे थोड़ा स्ट्रेट कर ले, सीधा कर ले, तो इसकी जो लुक होती है वो इंग्लिश के अल्फाबेट वाई की तरह हो जाता है। तब जाके पुराने बुक्स में इसको लिखवाते थे कि जो हेलिकेज है इसका मेन फंक्शन ये है कि ये डीएनए को वाई शेप में कन्वर्ट कर लेता है, वाई शेप में इसको कन्वर्ट कर लेता है। बड़ी अजीब बात, बड़ी मजेदार बात कि जो टोपोआइसोमेरेज है इसका फंक्शन लेडर शेप में इसको कन्वर्ट कर लेता है, जबकि जो हेलिकेज है इसका मेन फंक्शन यह है कि ये इसके इंग्लिश के अल्फाबेट वाई शेप में इसको कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप लोग इसको वाई को भी देख ले तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह के केमिस्ट्री और बायो में हम और आप लोग FOR के फोर्क का हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं, यू नो फोर्क। तो कुछ बुक्स जिनमें आपकी किताब भी शामिल है वो इसको लिखते हैं कि इसको फोर्क शेप्ड में इसको कन्वर्ट कर लेता है, यानी फोर्क शेप्ड बन जाता है। लेकिन इधर आपके साथ एक बात बता दूं, वो ये है कि अगर आप लोग फोर्क को ऐसे देख ले, फोर्क को, तो एक फोर्क जो होता है ना इसमें ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे फोर्क, तो इसको हम कहते हैं कि एक फोर्क में एक फोर्क भी बनता है। एक फोर्क ऐसा है ना, तो इसके अंदर ऐसे एक फोर्क भी बनता है। तो हमारे यहां प्रैक्टिकली ये जो रेप्लिकेशन होता है इनमें हमारे साथ ये फोर्क बन जाता है। इसका मतलब ये कि इस फोर्क को हम और आप लोग रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि इस फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क को किसने बनाया, हेलिकेज ने। तब जाके कहीं पूछा गया तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका एक फंक्शन रेप्लिकेशन फोर्क को भी बनाना है। ये मिलते जुलते अल्फाज है, ये फंक्शन है, पूछे जाते हैं कि ये किस एंजाइम का फंक्शन है, तो फिर पता होना चाहिए। तो अगर ये फोर्क ऐसे बन गया तो फिर एक फोर्क में, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं, एक फोर्क में कितने ये फोर्क होते हैं, 1। एक फोर्क में एक फोर्क बनता है। आपके कोर्स के लिहाज से एक फोर्क में 2 फोर्क बन जाते हैं। तो फिर हम और आप लोग इसको भी जरूर प्रूव करेंगे कि इन्होंने 2 फोर्क क्यों लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि एक डीएनए के अंदर
हमारे साथ जो रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं वो दो बनते हैं, वो हरगिज एक नहीं बनता। लेकिन जो पुराने कोर्सेज होते हैं उनमें हम इसको एक रेप्लिकेशन फोर्क का कहते थे, तो क्यों हम एक को कहते हैं, क्यों हम दो को कहते हैं, आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये सेपरेट हो गए हैं, एक उधर गया एक इधर गया, तो फिर टोपोआइसोमेरेज के फंक्शन क्या है याद होने चाहिए, हेलिकेज के फंक्शन क्या, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कौन कौन से होने चाहिए, यू शुड नो। हमने बड़ी ख्वारी कर ली है, रेप्लिकेशन को फिलहाल हम और आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस की तरफ हम और आप लोग जाएंगे। हमने अब तक इसकी कॉपी नहीं बनाई हुई है। वो ये है कि हमने इन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लिया है। बड़ी ख्वारी हो गई है कहीं ये दो स्ट्रैंड्स आपस में फिर यूनाइट ना हो जाए, फिर से वो हाइड्रोजन बॉन्ड से फिर से वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को फिर से ना बना दे। इससे बचने के लिए होता क्या है कि इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में, ताकि फिर से ये यूनाइट ना हो जाए, तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेट हो जाए, ब्रेक हो जाए, दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए, तो फिर एक और प्रोटीन्स हैं, उनकी ये प्रॉपर्टीज है कि तब जाके वो अटैच हो सकते हैं। और वो जो प्रोटीन्स होते हैं उनको आपके बुक ने लिखा हुआ है एसएसबी प्रोटीन में, इसको ऐसे शो कर रहा हूं, ये वो एसएसबी प्रोटीन है। मैं यहां पे लिखवा लेता हूं एसएसबी, यू नो, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड, हर एक स्ट्रैंड के अपने प्रोटीन होते हैं। ये बहुत छोटे प्रोटीन होते हैं, 178 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन होता है। ये इनके साथ बाइंड हो जाते हैं, लेकिन इस स्ट्रैंड के साथ अपने एसएसबी प्रोटीन, इस स्ट्रैंड के साथ अपने एसएसबी प्रोटीन, वो अटैच हो जाते हैं। इसका एक मेन फंक्शन वो ये, इन ऑर्डर टू अवॉइड रीजॉइनिंग, मैं यहां पे लिखवा लेता हूं अवॉइड रीजॉइनिंग, ताकि फिर से ये रिजाइन ना हो जाए। अगर फिर ये रीजॉइन हो गए तो फिर तो रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेप्लिकेशन में तो हम और आप लोग इन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो एसएसबी का मेन फंक्शन क्या हुआ, इन ऑर्डर टू अवॉइड रीजॉइनिंग, ताकि फिर से ये रिजाइन ना हो जाए। लेकिन एक मोटी बात बुक में और हमें थोड़ा सा यहां पे तजाद सा है, लेकिन वो मैं क्लियर कर रहा हूं कि जब ये इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनके बीच में ये एसएसबी प्रोटीन आ जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा दे कि एक स्ट्रैंड हमारे साथ ऐसा है, दूसरा स्ट्रैंड हमारे साथ ऐसा है, और आपने सिर्फ इसी ही जगह के ऊपर वो एसएसबी प्रोटीन लगा दिए हैं। तो वो जो एसएसबी प्रोटीन आप इनके बीच में लगा देंगे इस जगह पे, तो नीचे वाला स्ट्रैंड थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा ऊपर को चला जाएगा। तो इसकी शेप बड़ी अजीब सी बन जाती है, इसकी शेप बड़ी अजीब सी बन जाती है। कैसे, मैं एक इमेजिनरी व्यू से आप लोगों को दिखा लेता हूं कि अगर आप देख ले, यहां पे वो बन गए हैं, तो फिर इसके बाद भी स्ट्रैंड तो है ना, लेकिन वो स्ट्रैंड तो ऐसे आ रहा है ना, और फिर इसके बाद भी स्ट्रैंड तो है ना, लेकिन वो तो स्ट्रैंड ऐसे आ रहा है ना, पीछे भी स्ट्रैंड तो जा रहा है ना। तो अगर आप लोग इस जगह को देख ले, थोड़ा सा पूल गया है, तो इस पूलने वाली जगह को हम फिर कहते हैं बबल। इसका मतलब यह हुआ कि एसएसबी प्रोटीन का एक फंक्शन यह है कि वो शाबाश है रेप्लिकेशन बबल को भी बनाता है, वो जगह थोड़ी फूल जाती है। अगर आप लोग यहां पे इन प्रोटीन को डाल दें तो फिर ये जगह थोड़ी फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और इसको फिर हम और आप लोग क्या कहेंगे, इस वाले को कहेंगे कि इसने बबल बना दिया है। तो एसएसबी प्रोटीन का एक फंक्शन यह है कि फिर यहां पे ये बबल भी बना लेता है, इन अदर वर्ड्स अवॉइड रिजाइनिंग भी करता है, ताकि ये दो स्ट्रैंड्स आपस में रिजाइन ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इन अदर वर्ड्स इनको ये अवॉइड करते हैं कि फिर से इनकी फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक बॉन्ड होते हैं, ये फिर उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फिर से बन सकता है। तो फिर आप लोग लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को भी फिर से स्टॉप करता है, क्योंकि अगर वो फिर से बने तो फिर तो इसका फायदा ही कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो एसएसबी प्रोटीन है इसने क्या क्या किया, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। हेलिकेज एंजाइम ने क्या क्या किया, आप लोगों को पता होना चाहिए। टोपोआइसोमेरेज ने क्या क्या किया, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब वही बात हमारी होगी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर सबसे पहला एंजाइम कौन सा है जो यहां पे बाइंड होता है, यू शुड नो, मैंने बता दिया है टोपोआइसोमेरेज गायरेज। कहीं पूछा गया टोपोआइसोमेरेज या गायरेज के बाद दूसरा एंजाइम कौन सा आता है, यू शुड नो कि वो फिर हेलिकेज होता है। हेलिकेज के बाद तीसरी कौन सी चीज आती है, तो वो एसएसबी प्रोटीन होते हैं। हर एक के फंक्शन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो कोई चीज हमारे साथ बन गई है, वी कॉल्ड इट द रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन साइट, एंड दिस इज द साइट।
वेयर द एक्चुअल रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये पूरी की पूरी जो तैयारी थी रेप्लिकेशन के लिए हम और आप लोग कर रहे हैं, तो अब ये वो जगह है जहां पे वो जो रेप्लिकेशन होगी ना, ये फिर स्टार्ट होगी। तो याद रख ले, रेप्लिकेशन फोर्क का बनना, रेप्लिकेशन साइट का बनना, ये जो रेप्लिकेशन वाला जो फोर्क है, ये इसलिए हम और आप लोग इसको बना रहे हैं कि यहां पे एक्चुअली वो जो रेप्लिकेशन होगा, ये फिर हमारे साथ सारा कुछ बन जाएगा और इधर ही से वो सारा कुछ हो भी जाएगा। तो वो कौन सा एंजाइम है जो इस रेप्लिकेशन को कराता है? नो डाउट वो कोई और नहीं है, उसको हम और आप लोग डीएनए पॉलीमरेज ही कहते हैं। तो पहले हम और आप लोग डीएनए पॉलीमरेज को हम और आप लोग कुछ हद तक हम और आप लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जाके हम और आप लोग इसको बाकी बात इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। मैं इन चीज़ों को हटा रहा हूँ, ये वाला एंड 5 है, इसलिए मैं इनके साथ यहाँ पे ऊपर को इसके ऊपर लिखवा लेता हूँ, इसके ऊपर मैं लिखवा लेता हूँ कि ये हमारा 5 एंड हुआ, और ये वाला अगर आप लोग देख ले ये 3 एंड है, तो इनके साथ मैं लिखवा लेता हूँ कि ये हमारा 3 एंड हुआ। बाकी चीज़ें, इन चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ, वही डायग्राम है, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे इसको शो कर लिया है। अब हम और आप लोग आएंगे डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर कि ये डीएनए पॉलीमरेज आखिर है क्या। डीएनए पॉलीमरेज, ओके, डीएनए अगर आप देख ले, पॉलीमरेज मैंने बताया था डीएनए पॉलीमर है, ये बात मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी। इसका मतलब कि इसके जो मोनोमर्स हैं उसका हम आप लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या है कि ये मोनोमर्स को यानी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिलाता है और पॉलीमर को बनाता है, यानी डीएनए को बना लेता है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इनके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, जो डीएनए पॉलीमरेज एक टाइप 1 है, दूसरा टाइप 2 है, तीसरा टाइप 3 है। तो जो टाइप 1 है, इसका बेसिक फंक्शन, एक फंक्शन आप लोगों को बता रहा हूं जो कि कोर्स में है भी, वो ये है कि ये रेप्लिकेशन को टर्मिनेट कर सकता है। और रेप्लिकेशन को टर्मिनेट करने से मेरा मतलब ये है कि ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू है, जब भी ये 1 चाहे इसको टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। पॉइंट आप लोगों ने भूलना नहीं है, मोटी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए ना। और कोर्स में शाबाश हम आप लोग इसमें पढ़ेंगे भी। जो 2 है, इसका मेन फंक्शन ये है कि डीएनए है, जिस तरह के हम और आप लोग दीवार बना लेते हैं, यही एग्जांपल मैं आप लोगों को बार बार दे भी रहा हूं। तो दीवार के ऊपर अगर 2, 3, 4, 5 साल गुजर जाए, तो इसमें बाद दफ़ा कोई ईंट, कोई जगह खराब हो जाती है, तो फिर हम और आप लोग इसको रिपेयर करते हैं, हम और आप लोग इसको फिर ठीक भी करते हैं। तो डीएनए भी इस तरह से लेंथी है, इसमें बाद दफ़ा मसले आ जाते हैं। तो इनमें रिपेयरिंग का काम कौन करेगा? नंबर 2 1। अगर कुछ गलती मलती हो जाए, रिपेयरिंग का मसला हो, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स गड़बड़ हो जाए, कुछ मसले हो जाए, तो फिर 2 इसको ठीक करेगा, रिपेयरिंग। जो 3 है ना, इसका मेन फंक्शन ये पॉलीमराइजेशन है, यानी एक्चुअली डीएनए की रेप्लिकेशन ये कराता है। पर ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे खत्म होता है। 1 का फंक्शन है ना, इसकी डिटेल स्टडी आपके कोर्स के अंदर है, पूरा का पूरा डिटेल है। हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे, पता होना चाहिए कैसे ये रेप्लिकेशन को टर्मिनेट कर लेता है, खत्म कर लेता है। तो उधर पे 4 पॉइंट्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके फिर ज़हन में होने चाहिए। लेकिन कैसे डीएनए की रिपेयरिंग होती है, बस सिर्फ नाम लिखा हुआ है, रिपेयरिंग का प्रोसेस आपके कोर्स में नहीं है, बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 2 का ये है। लेकिन जो 3 है, ये पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, ये वो एंजाइम है जिसको हम और आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये इसकी पॉलीमराइजेशन कराता है, कैसे इसकी कॉपी कराता है। तो हम और आप लोग जिन 2 एंजाइम्स की डिटेल जो आपके कोर्स में है, जिनको हम और आप लोग पढ़ेंगे, वो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 है। 2 है नहीं, 2 के बारे में यही एक बात है कि इसका मेन फंक्शन रिपेयरिंग है। इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले हम और आप लोग 3 को डिस्क्राइब करेंगे, हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे, स्टार्ट कर लेंगे। किसी जगह पे अगर जरूरत पड़ जाए, जब हम इसको खत्म करेंगे, तो 1 इसको फिर कैसे खत्म करता है, उनको फिर हम इसके बाद हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। अलर्ट रहें, हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी इनके ऊपर अब शुरू हो रहे हैं। अगर हम और आप लोग एक डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 एंजाइम को हम ले लें, तो बुक ने लिखा हुआ है कि इसके अंदर 2 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं। तो वो जो 2 यूनिट्स होते हैं, इनमें से एक यूनिट को मैं ये बना रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं यूनिट ए, और एक यूनिट हमारे साथ कोई और होता है, उसको मैं नाम दे रहा हूं यूनिट बी। ये कोई दूसरा हमारे साथ प्रेजेंट है।
तो यूनिट ए और यूनिट बी जो होते हैं ये फिर हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो दो यूनिट्स होते हैं इनमें जरूरी नहीं कि आप इसको ए नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे, इसको आप ए से दे सकते हैं, इसको आप बी दे सकते हैं। लेकिन जो दो यूनिट्स होते हैं ये आपस में फिर से लिंक करते हैं एक छोटे से प्रोटीन के मॉलिक्यूल के थ्रू। यानी ऐसा नहीं है कि जो दो यूनिट्स होते हैं ये आपस में सेपरेट भी होते हैं, नहीं, किसी एक और छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल के थ्रू ये दो यूनिट्स आपस में फिर से अटैच भी होते हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है नहीं, समझाने के लिए मैं ऐसे कह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सारा कुछ ऐसे हुआ। तो याद रख ले कि जो एक डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 है इसके अंदर दो यूनिट्स होते हैं, लेकिन जो दो यूनिट्स होते हैं ये आपस में किसी एक और प्रोटीन के मॉलिक्यूल के थ्रू ये अटैच भी होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इनको देख ले तो दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ना, सॉरी दो यूनिट्स है ना, तो दो के लिए हम जो लफ्ज लगाते हैं वो है डाइमर। तब जाके आपके बुक में ये बात लिखी हुई है कि डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 इज ए डाइमर वन। डाइमर मीन्स कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मैं आमतौर पे क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स को कहता हूं, इधर भी आप लोगों को ऐसे ही मैं समझाऊंगा, होता नहीं है ऐसे, समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूं कि इस डाइमर का जो एक प्रोटीन है इसका एक पहिया नहीं होता, पहिया व्हील सा जो होता है वो इधर पे होता है और एक व्हील इधर पे होता है। होता नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। जब मैं इसको पूरा कर लूं फिर ये पहियों वाली बात फिर नहीं होगी। इसी तरह से जो दूसरा यूनिट होता है इसका एक पहिया इधर होता है और एक पहिया इधर पे भी प्रेजेंट होता है। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं ये पहिए नहीं होते, व्हील्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बार बार कह रहा हूं, समझाने के लिए मैं ऐसे कह रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 होता है जो कि डाइमर होता है, दो यूनिट्स होते हैं ए और बी है, आपस में फिर एक छोटे से प्रोटीन के मॉलिक्यूल के थ्रू ये अटैच होते हैं। हर एक के दो दो पहिए जो हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं जिनको मैंने ग्रीन ग्रीन शो किया हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो इंजाइम होता है, जो मैं आप ये 3 की जो 3 को जो मैंने शो किया हुआ है, अब ये इंजाइम आता है और इसका जो एक यूनिट होता है वो अटैच होता है एक स्ट्रैंड के साथ, जबकि जो दूसरा यूनिट होता है वो अटैच होता है दूसरे स्ट्रैंड के साथ, जबकि बीच में वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, इन्होंने इसको आपस में अटैच किया होता है। जरूरी नहीं है, बार बार बता रहा हूं कि इस लाइन के साथ यानी इस स्ट्रैंड के साथ यहां पे यूनिट ए भी अटैच हो सकता है, बी भी अटैच हो सकता है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है इनके साथ फिर कोई दूसरा यूनिट होगा, मे बी ए मे बी बी, कोई भी अटैच हो सकता है। तो इसलिए मैं इनको नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग देना भी चाहे तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वो ए है, ये वाला बी है जो यहां पे अटैच हो गया है। को याद रख ले कि अगर आप लोग डीएनए के एक मॉलिक्यूल को देख ले तो वहां पे दो स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन इन दोनों स्ट्रैंड्स की रेप्लिकेशन के लिए एक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो काफी होता है। ऐसा नहीं होता कि इसके लिए अपना डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 होगा, इसके लिए अपना डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 होगा, नहीं, दोनों स्ट्रैंड्स के लिए एक एंजाइम होगा। तो उस एक एंजाइम के अंदर दो यूनिट्स होते हैं, उसका एक यूनिट एक स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा यूनिट जो है ना वो फिर दूसरे स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएगा। बड़ा की पॉइंट है, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब जरूरी बात है कि अगर आप लोग इसको देख ले तो मैंने आपके साथ ये बात चूंकि शेयर कर ली है तब जाके उसकी खातिर आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग इस यूनिट को देख ले, ए वाला वो तो यहां पे अटैच हुआ, बी वाला तो यहां पे अटैच हुआ, तो समझाने के लिए मैं ऐसे कह रहा हूं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आप लोग इस लुक को देख लिए, बिल्कुल ऐसे है जिस तरह के रेलगाड़ी की जो पटड़ी होती है, डीएनए का जो है, तो ये बिल्कुल रेलगाड़ी की पटड़ी की तरह होता है। तो जो ये वाला यूनिट होता है, यहां पे मैंने आप लोगों को बात शेयर की हुई थी कि यहां पे एक पहिया होता है इसका, तो वो जो एक पहिया है वो इस पटड़ी के ऊपर आ जाता है, जबकि इसका दूसरा जो पहिया होता है ना, व्हील होता है ना, वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है, उसके लिए यहां पे कोई पटड़ी मटड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसी तरह से अगर आप लोग दूसरा यूनिट देख ले तो उसका जो ये वाला है वो इस पटड़ी के ऊपर आ जाता है, लेकिन अगर आप लोग इसका दूसरा पहिया देख लेना तो इसके लिए कोई चीज पटनी मटनी नहीं होती। तो आमतौर पे मैं ऐसे कहता हूं कि ये जो एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 जो कि दोनों स्ट्रैंड्स के साथ अटैच होता है, तो इनके अंदर इसका एक नाज होता है, एक अदा होती है, एक नखरा होता है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, मैंने अल्फाज ही इस्तेमाल कर लिए हैं।
वो क्या है, वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि ठीक है, मैं इस स्ट्रैंड के साथ कोई दूसरा स्ट्रैंड बना दूंगा, आप लोग इससे बेगम रहें, इसी के साथ मैं कोई दूसरा स्ट्रैंड भी ऐसे बना दूंगा। यह भी कहता है कि आप बेगम रहें, इस स्ट्रैंड के साथ मैं यहां पे कोई दूसरा स्ट्रैंड बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरा जो ये वाला पहिया है ना, आप इसके लिए पहले ही से किसी छोटी पटड़ी का इंतजाम कर ले ताकि मेरा ये पहिया इसके ऊपर आ जाए। इसी तरह से मेरे इस पहिए के लिए भी आप पहले ही से छोटी पटड़ी के पीस का इंतजाम कर ले ताकि वो इसके ऊपर आ जाए। बाकी आप लोग बेगम रहें, बाकी मैं खुद ही बना दूंगा। उम्मीद है मेरी पॉइंट की समझ आप लोगों को आनी चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं वो ये है, फिर से बता देता हूं कि जो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 है, चूंकि वो असल में इस पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के साथ वो कंप्लीमेंट्री बना रहा है, डॉटर बना रहा है, तो उसकी एक्टिविटी के लिए, इसको बनाने के लिए उसने एक शर्त रखी हुई होती है, वो कंपल्सरी होता है, वो जरूरी होता है। वो क्या है कि मैं बाकी इसके साथ अपना स्ट्रैंड बना दूंगा, इसके साथ अपना स्ट्रैंड बना दूंगा, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, तो टेम्पलेट है इनके साथ कंप्लीमेंट्री बनेगा, टेम्पलेट है इनके साथ कंप्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन कौन इसको बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 बनाएगा। तो उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है कि यहां पे छोटा सा पीस हो, पहले ही से पटड़ी हो, ताकि मेरे पहिए इसके ऊपर आ जाए, बाकी आप लोग बेगम रहे, बाकी स्ट्रैंड्स में बना दूंगा। तो इसकी इस तमन्ना को, इस आरज़ू को, इस डिजायर को, इस ख्वाहिश को, इस जिद को पूरा करने के लिए एक और डीएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल जो है वो फिर आ जाता है। वो फिर कह रहता है कि इसकी जो जिद है ना, वो मैं पूरा कर लेता हूं, यानी मैं इसको बना देता हूं। क्यों डीएनए पॉलीमरेज? इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए। डीएनए है, अगरचे मैं इसकी जो इसको जो मैं तशबीह दे रहा हूं वो रेलगाड़ी के पटड़ी से दे रहा हूं। रेलगाड़ी की पटड़ी वो लोहे की पीस है, ये लोहा तो नहीं है ना, ये तो डीएनए है ना। तो अंडरस्टूड बात है, यहां पे जो छोटा पीस लगेगा वो भी किसी डीएनए का होगा, ये लोहे वगैरह का नहीं हो सकता। तो जो डीएनए का पीस होगा वो तो डीएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा। तो एक और डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है, नो डाउट वो टाइप 3 ही होता है। वो कहता है कि इसकी इस जिद को मैं पूरा कर लेता हूं। तो जब ये पूरा करता है तो होता क्या है कि जब ये इस पीस को बनाता है, छोटा सा पीस इसके पहिए के लिए बनाता है, तो डीएनए बनाएगा। तो जो डीएनए है वो तो यू नो के हमारे साथ 2 स्ट्रैंड का होता है। तो अगर डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा तो वहां पे तो 2 स्ट्रैंड्स होंगे। तो फिर एक स्ट्रैंड ये हुआ, साथ में एक छोटा ये भी हो गया। इसी तरह से एक ये हुआ, साथ में एक और भी होगा। तो फिर तो मतलब है कि अगर ये एंजाइम इसकी एक्टिविटी कराएगा तो फिर तो जब रेप्लिकेशन कराएगा, तो अगर ये इसके साथ ऐसे बनाएगा तो फिर तो ये भी बना सकता है ना। तो अगर ये इसको बनाएगा तो फिर साथ में इसको भी बना सकता है ना। तो अगर आप लोग देख ले डीएनए फिर हमसे 1 2 3 2 की बजाय 3 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ। और अगर आप लोग यहां पे भी देख ले 1 2 3 3 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ, जो कि डीएनए हमेशा के लिए डबल स्ट्रैंड होता है, 3 स्ट्रैंड तो होता ही नहीं है। या नंबर 2, अगर वो ये 2 ना भी बना दे, इसकी कॉपी ना भी कर ले, साथ में इसको ना भी बना दे, तो फिर भी मसला तो हुआ ना। छोटे छोटे फजूल डीएनए के सेगमेंट्स हमारे साथ सेल के अंदर बन रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि जेनेटिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, जिसने ये बात की हुई थी कि मैं ये मसला हल कर लूंगा, वो इस मसले को हल नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीएनए बनाएगा। डीएनए डबल स्ट्रैंड होंगे, डबल स्ट्रैंड के साथ 2 मसले हैं, या तो हमारा डीएनए 3 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर छोटा सा जो और पीस है ये फिर हल हो, ये फिर फजूल सा बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो सिंगल स्ट्रैंड चाहिए ना। तो सिंगल स्ट्रैंड कौन होता है? वो तो आरएनए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद एक और एंजाइम वो आ जाता है बीच में, और इसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। वो कह देता है कि ये छोटा पीस मैं बना दूंगा, क्योंकि इसको सिंगल स्ट्रैंड चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कर लें। वो ये है कि जब आरएनए पॉलीमरेज इसको बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज जब इसको बनाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जब ये इनके साथ ये पीस को बना देगा, तो वो तो आरएनए पॉलीमरेज, वो तो आरएनए बनाएगा। तो आरएनए और डीएनए में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो फिर जब आरएनए इसको कह देता है कि ठीक है मैं तो सिंगल स्ट्रैंड बना रहा हूं, लेकिन मैं तो अगर यहां पे थायमीन प्रेजेंट है मैं तो यूरेसिल लगाऊंगा, तो फिर तो आरएनए और डीएनए में वो मैचिंग नहीं हो सकती, फिर मसला क्रिएट हो सकता है।
इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए वाले में अपने मसले हैं, आरएनए वाले आरएनए पॉलीमरेज के अंदर अपने मसले हैं कि वो तो यूरेसिल लगाता है। तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम आमतौर पे ऐसे कहते हैं कि ये दोनों के दोनों एंजाइम्स आपस में बैठ जाते हैं कि आखिर ये जो काम है ये किसी और ने तो नहीं करना है तो मैं और आप ही में से किसी एक ने करना है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आरएनए को कह देता है कि जो मेरा वाला मसला है वो सेवियर है। सेवियर इसलिए है कि मैं दो दो स्ट्रैंड बनाता हूं, उसका तो कोई हल है ही नहीं। आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज कह देता है कि चूंकि आप सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं और हमें सिंगल स्ट्रैंड ही चाहिए, तो आप ही ये मसला हल कर सकते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज कहता है कि ठीक है ये मैं ही कर लूंगा, लेकिन आप मुझे बता तो देना कि जहां पे थायमीन और यूरेसिल की बात होगी तो वहां पे फिर मैं क्या करूं। तो डीएनए पॉलीमरेज को कह देता है कि आमतौर पे आप कितने न्यूक्लियोटाइड्स जब लगा लेते हैं तो इसके बाद आप यूरेसिल लगा लेते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सोचता है और इसको बता देता है कि आमतौर पे जब मैं 8 या 10 न्यूक्लियोटाइड लगा दूं एवरेज के हिसाब से, तो इसके बाद मैं आमतौर पे एक यूरेसिल लगा लेता हूं। तो डीएनए पॉलीमरेज को कह देता है कि बस हमारा मसला ये हल हुआ। वो ये है कि जब भी आप 8 to 10 यानी 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स लगाएं और जब आपके ज़हन में आ जाए कि आप मैंने यूरेसिल को लगाना है, तो आप यूरेसिल ना लगाएं, उसी ही जगह पे आप उस स्ट्रैंड को कट कर ले, ब्रेक कर ले। तो हमें तो छोटा सेगमेंट चाहिए ना, लेकिन वो जो छोटा सेगमेंट होगा याद रख ले इसमें यूरेसिल नहीं होगा, लेकिन 8 to 10 बाकी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ना यूरेसिल होगा ना थायमीन होगा, क्योंकि थायमीन तो आरएनए पॉलीमरेज लगा ही नहीं सकता। यूरेसिल अगर लगाएगा तो इसको बता देगा आप इसको ब्रेक कर ले। लेकिन चूंकि इसको बना कौन रहा है आरएनए पॉलीमरेज, सो 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, इसमें यूरेसिल नहीं है, लेकिन इसको कौन बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब कि ये होगा सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन जो सिंगल स्ट्रैंड होगा ये फितरतन होगा क्या आरएनए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस किस्म का छोटा सेगमेंट बनाता है कि जिसके अंदर 4 खूबियां होंगी, 4 बातें होंगी। भूलने नहीं है इन बातों को। नंबर 1, इसमें यूरेसिल और थायमीन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा उस छोटे से सेगमेंट के अंदर। नंबर 2, वो 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होगा, यू नो ओलिगो। एंड नंबर 3, वो होगा सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज इसको बना रहा है, डबल स्ट्रैंड नहीं हो सकता। और नंबर 4 बात यह है कि ये फितरतन बाय नेचर होगा आरएनए। तो इस किस्म की कोई चीज जो कि यूरेसिल और थायमीन का कॉन्सेप्ट ना हो, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड हो, सिंगल स्ट्रैंड हो, फितरतन आरएनए हो, इसका प्राइमर। तो उसको हम फिर कहते हैं प्राइमर। तो मैं यहां पे इनके साथ ऐसे लाइन लगा रहा हूं और इनके साथ मैं लिख रहा हूं प्राइमर। तो प्राइमर क्या होते हैं? जितने भी प्राइमर्स होते हैं, कहीं पूछा गया डीएनए है, आरएनए है, दोनों नहीं है, यू शुड नो आरएनए होते हैं। प्राइमर्स में थायमीन और यूरेसिल का कॉन्सेप्ट होता है? नहीं होता। प्राइमर्स कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। प्राइमर सिंगल स्ट्रैंड होते हैं कि डबल स्ट्रैंड होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ये 4 खूबियां हैं, कोर्स के अंदर इन्होंने लिखी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि फिर मैं शॉर्टकट कह सकता हूं कि जो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 है, उसकी एक्टिविटी के लिए जिस चीज का होना जरूरी है वो प्राइमर है। तो कहीं पूछा गया कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 की एक्टिविटी के लिए कौन सी चीज जरूरी है? वो प्राइमर है। लेकिन प्राइमर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बार बार मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। प्राइमर को बनाएगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। तब जाके आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए रेप्लिकेशन की लैंग्वेज में हम इसको प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज का मतलब एक ही है। बट व्हाई आरएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड प्राइमेज एंजाइम? क्योंकि ये प्राइमर बनाता है। प्राइमर है क्या? उसके 4 प्रॉपर्टीज मैंने बता दिए हैं। लेकिन प्राइमर किस चीज के लिए जरूरी होते हैं? वो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 की एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। अदरवाइज ये हरगिज़ रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो वो जो पाई की बात थी, वो जो पटड़ियों की बातें थी, वो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि असल में स्टोरी क्या है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जो बाकी चीजें हैं इसको मैं हटा रहा हूं,
इसको मैं हटा रहा हूं, जो ऊपर वाले जो बाकी चीजें हैं मैं इनको हटा रहा हूं। यहां पे वो प्राइमर अटैच हुआ, डीएनए पॉलीमरेज, वो सारा कुछ हो गया है। शाबाश से ये चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है। हाँ, ये चीजें मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया है। प्राइमर हाँ ऐसे ऐसे हो जाता है। अब होता क्या है, इब्राहिम बता रहा किचन था, किचन। अब होता क्या है, अब होता क्या है, अब होता यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कंसीडर कर लें कि मेरे साथ ये डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 वाला कोई एंजाइम है, जिसमें एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट मेरे साथ कोई ये है, बीच में वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, मैंने इसको ऐसे ही शो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ यहां पे ये एक यूनिट यहां पे अटैच हो गया है, इधर पे ऐसे अटैच हो गया है, तो चूंकि ये स्पेस कम है तो दूसरा यूनिट तो यहां पे अटैच हो गया ना, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना। तो फिर जो ये यूनिट होगा वो तो ऐसे आगे जाएगा, यानी यहां पे अटैच हुआ है, ये तो ऐसे जाएगा, रेप्लिकेशन कराएगा। मेरी बात आपकी ज़हन में होनी चाहिए। जो दूसरा यूनिट है वो भी ऐसे ही जाएगा, रेप्लिकेशन कराएगा, ऐसे जाएंगे। मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि दोनों के दोनों ऐसे ही होने चाहिए। देख लेते हैं असल में स्टोरी क्या है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, सही तरीके से आप लोग इसको समझने की कोशिश कर ले। है क्या कि इस ट्रेंड जो बन रहा है वो तो इसके साथ बन रहा है, तो अगर इसका ये 5 है तो फिर इसका जो ये वाला एंड हुआ ये तो 3 हुआ ना, इसका मतलब कि जो ये एंड है ये तो फिर 5 हुआ। इसी तरह से जो ये स्ट्रैंड बन रहा है, अगर ये 3 है तो जो बनेगा ये फिर 5 हुआ, ये जो बनेगा ये फिर 3 बनेगा, इनके साथ ये, इनके साथ ये। इसका मतलब कि ये रेप्लिकेशन ऐसे करेगा, ये भी ऐसे कर रहा है, जा रहा है, ये तो ऐसे करेगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैं सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूं, इसके ऊपर पूरी हम आप लोगों ने इसकी स्टोरी बनाई हुई थी, उधर मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी कि अगर हमारे साथ ये स्ट्रैंड हमारे साथ ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे ये वाला, तो इसका जो तीर का निशान है वो इस 5 के ऊपर है, वो इधर है, ये वाला इधर है, तो इसका 3 इसका 5 ऐसे है। लेकिन ये बनेगा कैसे कि 5OH के ऊपर 3OH आएगा। इफ यू रिमेंबर, ये पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी, नहीं तो स्ट्रक्चर को आप लोग फिर से रिमाइंड कर ले। इसका मतलब कि अगर आप लोग इस ट्रेंड को देख ले तो तीर का निशान 5 के ऊपर है, मैंने भी वहां पे 5 पे लगाया हुआ है। अगर आप ये एंड देख ले तो 3 है, इसका मतलब कि ये ए से बन रहा है 3 5, लेकिन ये बन कैसे रहा है कि 5OH के ऊपर 3OH आ रहा है। बन असल में ऐसे रहा है, मैंने आप लोगों को स्टोरी समझाई हुई थी। तो 5OH के ऊपर 3OH का ना, तो ये तो नेचुरल है ना, ये बात तो मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी ना, ये तो अकॉर्डिंग टू द नेचर है ना। ये तो जिस तरह के एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, वो तो ऐसे हो रहा है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। और ये बात मैंने आप लोगों को समझाई भी हुई थी कि इनके ऊपर इंट आएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि 5OH के ऊपर 3OH, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड हमारे साथ आ रहा है, नेचर के मुताबिक जा रहा है। सो नो डाउट ये रेप्लिकेशन ऐसे होगी, इसे मेरे ख्याल में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर आ जाए, तो फिर जो दूसरा स्ट्रैंड है, अगर मैं इसको इसी तरह से दोनों के दोनों पैरेलल है ना, तो अगर मैं इसको भी ऐसे बना दूं, तो फिर इसका वो वाला ये वाला एंड तो 5 हुआ, ये वाला तो 3 हुआ, लेकिन ये फिर बनेगा कैसे कि 3OH के नीचे 5OH आएगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो न्यूक्लियोटाइड के नीचे तो न्यूक्लियोटाइड नहीं आ सकता ना, ये बात तो मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेंड को आप लोग ऐसे नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे फिर ये नेचर के अगेंस्ट जाएगा। तो अगर आप इसको नेचर के मुताबिक लाएंगे तो बजाय कि आप इसको ऐसे बनाएं, तीर कर आप इसको ऐसे बना दें, तब जाके वो दो स्ट्रैंड भी एंटी पैरेलल हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये वाला एंड 5 हो जाएगा, फिर ये किसके मुताबिक हो जाएगा कि फिर ये 5OH के ऊपर 3OH आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला स्ट्रैंड है, ये ऐसे आपके साथ नहीं बनना चाहिए, ये आपके साथ ऐसे उल्टा बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, तब जाके आप इसको नेचर के मुताबिक इसको ले आएंगे। लेक्चर में डीएनए में ये पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी, ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ऐसा ही होता है, और नो डाउट ये ऐसा ही होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे बन रहा है, नेचर के मुताबिक बन रहा है, ये नेचर के खिलाफ बन रहा था। नेचर के खिलाफ से जब हम इसको नेचर के मुताबिक पे इसको लाना चाहते थे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, बड़ी जबरदस्त बात आ गई हमारे सामने कि अगर हमारे साथ डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 का कोई एंजाइम है, इसमें एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट ये है ए और बी, इसमें बीच में वो प्रोटीन का छोटा मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। इसका मतलब कि इसका एक यूनिट यहां पे अटैच हो जाएगा, दूसरा यूनिट यहां पे अटैच नहीं होगा, दूसरा यूनिट यहां पे अटैच होगा। तो ये ऐसे और एक ऐसे होगा, यानी ये ऐसे हमारे साथ अटैच होगा। तो इस यूनिट को मैं यहां से हटा रहा हूं और इस यूनिट को मैं बना रहा हूं, इस यूनिट को मैं बना रहा हूं, यहां पे अटैच होगा, यहां पे वो प्राइमर होगा, बीच में वो जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये प्रेजेंट है। अब उम्मीद है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। तो इसकी जो रेप्लिकेशन कराएगा वो बजाय ये कि इस रेप्लिकेशन को ये ऐसे कराए, इस रेप्लिकेशन को ये ऐसे कराएगा, तो फिर ये 3 और ये 5 फिर ये नेचर के मुताबिक हो जाएगा। अब मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, ऐसे ही होगा। तो फिर होता क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरे साथ जो की चेन का जो साइज है वो छोटा है, अदरवाइज आप लोगों को असल में समझ आती। होता क्या है कि ये वाला ऐसे आगे जाएगा, ये वाला रेप्लिकेशन ऐसे करेगा, एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। घर में आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब ये एक खास लेंथ तक आ जाएगा, ये तो उधर आगे जा रहा है, तो ये वाला इसको खींचेगा, तो फिर ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जंप लगा देगा और फिर यहां पे अटैच हो जाएगा। फिर ये वाला ऐसे आ जाएगा, फिर ये पीछे आएगा, ऐसे ऐसे। मेरे ख्याल में मेरी बात आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। तो ये ऐसे जंप्स लगा के जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसे कंटिन्यूस जा रहा है, इसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, कंटिन्यूस जा रहा है। लेकिन ये वाला इधर तक आएगा, फिर इधर से जंप लगाएगा, फिर इधर पे अटैच होगा यूनिट बी, फिर ये प्राइमर मांगेगा, फिर ये ऐसे रेप्लिकेशन करेगा, फिर ये जंप लगाएगा पीछे की तरफ, फिर इधर पे अटैच होगा, फिर प्राइमर मांगेगा, फिर रेप्लिकेशन ऐसे करेगा। क्योंकि हमने इसको नेचर के मुताबिक बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला स्ट्रैंड था वो तो नेचर के मुताबिक जा रहा था, 5OH से 3OH की तरफ जा रहा था। नंबर 2 नेचुरल था। नंबर 3 कितने प्राइमर इसने चाहे, एक, 1 सिंगल प्राइमर, एक मरतबा यहां पे प्राइमर अटैच हो, बस मुसलसल जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि अगर ये जा भी रहा है तो कंटिन्यूस जा रहा है, मुसलसल जा रहा है, वो एंजाइम के लिए कुछ मसला ही नहीं है, मुसलसल जा रहा है। जबकि आप लोग अगर दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर आ जाए तो होता क्या है कि ये 5OH से 3OH की तरफ तो हम और आप लोगों ने किया, लेकिन अगर देख ले वो नेचर के मुताबिक नहीं जा रहा था, वो अननेचुरल था। और अगर आप लोग देख ले, इधर पे एक प्राइमर था, इधर पे हर जगह पे वो प्राइमर मांगेगा, मेनी प्राइमर्स। और अगर आप लोग देख ले, इसकी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रही है, इसकी डिसकंटिन्यूअस हो रही है, इधर से इधर रेप्लिकेशन, फिर स्टॉप, फिर जंप लगाएगा, फिर इधर रेप्लिकेशन। तो जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। तो कितने प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को इस स्ट्रैंड के बता दिए हैं, 4, 5OH से 3OH, नेचुरल, सिंगल प्राइमर, कंटिन्यूअस। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि अगर आप लोग इसको देख ले, 5OH से 3OH अननेचुरल था, मेनी प्राइमर्स चाहिए, डिसकंटिन्यूअस था, इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये बात आप लोगों ने नहीं बोलनी है। बाद दफा पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन में जिसकी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती है वो कौन सा होता है, तो फिर वो लैगिंग वाला होगा। कंटिन्यूअस किसकी होती है, लीडिंग वाले की। किसके ऊपर एक मरतबा प्राइमर चाहिए, लीडिंग वाला। किस रेप्लिकेशन में स्ट्रैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइमर आप लोगों को चाहिए होंगे, लैगिंग वाला। तो ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो 4 प्रॉपर्टीज इसके हैं, 4 प्रॉपर्टीज लैगिंग के हैं। सो वाई लीडिंग, क्योंकि वो नेचर के मुताबिक जा रहा है, वो लीड करेगा। लैगिंग मींस जो पीछे होता है। वाई पीछे, क्योंकि इसकी रेप्लिकेशन नेचर के मुताबिक नहीं हो रही थी, दैट्स व्हाई इट्स लैगिंग वन, पीछे रह जाता है। तब जाके ये इलेक्शन में भी आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, एक लीड करता है। लीड कितने पे लीड है उसको, और जो दूसरे पीछे रहता है वो लैगिंग होता है, जो पीछे रह जाता है। इसका मतलब कि इसकी रेप्लिकेशन भी जो लीडिंग वाली है, इसके पहले पूरे होगी,
जो लेगिंग वाला है इसकी रेप्लिकेशन भी बाद में पूरी होगी, थोड़ा डिले होता है। सो इट मीन्स इन रेप्लिकेशन वी हैव टू स्ट्रैंड्स, द लीडिंग वन एंड द लेगिंग वन। विच वन इज लीडिंग, 4 प्रॉपर्टीज मैंने बता दिए हैं। विच वन इज लेगिंग, 4 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप लोग लीडिंग और लेगिंग के अल्फाज को देख ले तो लीडिंग में किसको कहूं, पेरेंटल को कहूं कि डॉटर को कहूं, लेगिंग किसको कहूं, पेरेंटल के कहूं कि डॉटर को कहूं। तो इनमें भी अब तक कंफ्यूजन है, लेकिन इसका भी हल यह है कि जो पेरेंटल वाला है इसको आप लोग कहेंगे लीडिंग पेरेंटल, लीडिंग कंप्लीमेंट्री या डॉटर। इसी तरह से लेगिंग पेरेंटल या टेम्पलेट और लेगिंग डॉटर या फिर कंप्लीमेंट्री वाले, इस तरह के अल्फाज जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने पहले छोड़ा हुआ था वो ये था कि अगर आप लोग देख ले यहां पे, तो एक आपके साथ रेप्लिकेशन फोर्क ये बन रहा है ना इन दो के बीच में, और इन दो के बीच में भी एक रेप्लिकेशन फोर्क ये बन रहा है। तो आपके कोर्स में लिखा हुआ है कि एक डीएनए में 2 रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं। तो 2 कैसे बनते हैं मैंने आप लोगों को समझा दिया है, लेकिन एक कैसे बनता है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन 2 के बीच में देख ले तो एक फोर्क यहां पे बनता है। तो वो जो 2 कहते हैं वो क्यों कहते हैं, जो एक कहता है वो क्यों कहते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आनी चाहिए। बहुत ज्यादा पॉइंट्स आप लोग इसके बारे में आप लोगों को आ सकते हैं, एमसीक्यूज आपके ज़हन में आने चाहिए। यू शुड नो कि क्या होता है क्या नहीं होता। डी रेप्लिकेशन आखिर में पूरा हो जाता है, यानी उस पॉइंट तक आ जाता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद भी वो शुरू होता है, क्योंकि 1 लाख तक ऐसे साइट्स हैं। ये मैंने एक साइट लिया हुआ है, इस तरह से 1 लाख तक साइट्स हैं। हर एक साइट के ऊपर ये मैकेनिज्म होगा, ये प्रोसेस होगा। हमने गलती कर ली है वैसे। वो क्या था, वो ये था कि अगर आप लोग इस जो डिसकंटिन्यूस वाला इसके ऊपर आप देख ले, यहां पे प्राइमर लगा हुआ है, यहां पे प्राइमर लगा हुआ है, इधर पे प्राइमर लगा हुआ है, लेकिन प्राइमर बाय बर्थ, बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, ये आरएनए है। सो हरगिज़ नामुमकिन है कि आरएनए पार्ट बन जाए डीएनए का। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये उसका पार्ट बन जाए। ये तो हमने जस्ट इस डीएनए की पॉलीमरेज की एक्टिविटी की चूंकि एक जरूरत थी, वो जरूरत हमने पूरा कर ली। बाकी ये तो इसका पार्ट तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि ये तो आरएनए है ना प्राइमर, और अगर देख ले वो डीएनए के अंदर आए हुए हैं, इनका पार्ट नहीं हो सकता। तो इनको अब हम और आप लोगों ने रिमूव करना है, हटाना है, क्योंकि हमने ये धोखे के लिए किया हुआ था। हमने उसकी एक्टिविटी को, उस जिद को पूरा करने के लिए हमने इसको चेक किया हुआ था, अदरवाइज है नहीं। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो होता क्या है, प्लीज होता क्या है कि इस प्राइमर को हटाएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1। और अगर आप लोग इन प्राइमर्स को हटाएंगे, इसका मतलब यह कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हो गया है। इसका मतलब कि डीएनए को टर्मिनेट करने की जरूरत है। तो याद रख ले, बुक ने लिखी हुई है ये बात कि जो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1 है, इसका मेन फंक्शन रेप्लिकेशन टर्मिनेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन टर्मिनेशन? अगर आप लोग प्राइमर को हटा रहे हैं, अगर प्राइमर को हटा रहे हैं, इसका मतलब कि वो काम पूरा हो गया है। तो इसलिए बुक ने ये भी लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ प्राइमर। तो कहीं पूछा गया रिमूवल ऑफ प्राइमर किसका काम है, 1। और रिमूवल ऑफ प्राइमर कब को होता है, जब रेप्लिकेशन टर्मिनेट होता है। तो रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन का काम किसका हुआ, 1 का। बातों को भूलना नहीं है, बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। और प्राइमर आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब क्या होता है। आमतौर पे आप लोगों ने ये मार्केट्स में देखा होगा, लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उधर पे आप लोगों ने देखा होगा, तो उधर पे कंक्रीट वगैरह डाल देते हैं, नीचे से वो इनको कोई लकड़ी के कुछ वो जो सपोर्ट्स होते हैं वो उनको दे देते हैं, उधर पे लकड़ी के कुछ वो और लड़कियाँ वगैरह इसके अंदर लगा लेते हैं साथ में, उसके ऊपर फिर बजरी और शिंगल वगैरह डाल देते हैं। और जब ये पूरा छत पूरा हो जाए तो आखिर में हम जो टेक होते हैं, ये जो लकड़ी वाले कुछ चीज़ें होती है, इनको कोई और जो ऊपर चीज़ होती है, इनको हम फिर हटाते हैं। तो मिस्त्री लोग, कारीगर लोग, इनको भी प्राइमर्स कहते हैं कि आप प्राइमर को हटा रहे। जब इनको आप हटाते हैं तो इसका मतलब कि वो काम पूरा हो गया है, वो छत पूरा हो गया है। तो आप इस प्राइमर, वो भी एक्चुअली ये टेक होते हैं वो लकड़ी के, हम इसको दे रहे थे ताकि ये काम हम इससे पूरा कर लें। बाकी फिर आप इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे। इसका मतलब अगर आप इस प्राइमर को हटा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो डीएनए है ना, उसकी जो वो है ना, वो पूरा हो गया है। तो अब इसको कौन हटाएगा, 1।
और अगर आप इसको हटा रहे हैं, इसका मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट होनी चाहिए, पूरी हो गई है, बस खत्म होनी चाहिए। तब जाके ये दो फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। लेकिन इसको कैसे हटाता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पता होना चाहिए कि फिर ये इसको कैसे हटाता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अगर आप लोगों की समझ आ जाए, इसका मतलब कि आप लोगों को टर्मिनेशन की समझ आ गई है। ये कोर्स में है भी। प्लीज, हम और आप लोग एक एंजाइम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। मैं नीचे चीजें फिर से इसको साफ कर लेता हूं। इस वन के फंक्शन आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे इसको हटाएगा। ये हम और आप लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। एक एंजाइम है जिसका नाम है न्यूक्लियेज। न्यूक्लिक एसिड से ये लफ्ज जो है ये फिर निकला हुआ है। न्यूक्लिक एसिड से ये लफ्ज निकला हुआ है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनको जो चीज डिग्रेड करता है, खत्म करता है, डीनेचर करता है, उस एंजाइम को हम न्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। और डी नेचर का लफ्ज मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था। इसका मतलब कि अगर आप लोग ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो न्यूक्लियस नो डाउट न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो फिर दो तरह का है, डीएनए, आरएनए। तो डीएनए को डिग्रेड करने के लिए उस एंजाइम का नाम हो जाएगा डीएनएज और एरएनए वाला आरएनएज। लेकिन हम इन बातों पे नहीं जाते कि डीएनए से आरएनएज है, न्यूक्लियस है जो कि इनको डिग्रेड करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है। न्यूक्लियस इसको बुक निकल इसको डिग्रेड करेगा, खत्म करेगा, डिनेचर करेगा, ईस्टर बॉन्ड इसमें ब्रेक करेगा, क्योंकि हमने इसको हटाना है। तो कैसे इसको हटाता है, ये समझने वाली बात है। वो ऐसे हटाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इधर से लेके इधर तक हमारे साथ एक डीएनए की स्ट्रैंड है, वो मौजूद है। डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो मौजूद है। डीएनए का डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल इस इधर से लेके इधर तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डीएनए को यहां से, वो न्यूक्लियोटाइड शुरू है, पहला है, एंड वाला है, यहां से वो शुरू है। अगर मैंने यहां पे ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उस न्यूक्लियस एंजाइम को मैं कहूंगा एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मीन्स एक्सटर्नल। फिर इसके बाद ये वाला पहला हो जाएगा, फिर हम इसको खत्म करेंगे, फिर इसके बाद ये। तो अगर 1 बाय 1 खत्म करेंगे 1 बाय 1 एक एक को, लेकिन एंड वाले को, तो फिर हम इस एंजाइम को हम कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। ये डीएनए को डिग्रेड करता है, डिनेचर करता है, ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, लेकिन पहला वाला एंड वाला। नंबर 2, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एंड के ऊपर कट ना लगाएं, अगर आप एंड यहां पे लगा रहे हैं, अगर आप कट यहां पे लगा रहे हैं, कट यहां पे लगा रहे हैं, दरमियान में लगा रहे हैं, तो फिर हम और आप लोग उस न्यूक्लियस को हम आप लोग कहेंगे एंडोन्यूक्लियस। इसका मतलब कि न्यूक्लियस एंजाइम का मेन फंक्शन न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करना है, डिनेचर करना है, यानी ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है। लेकिन साथ में मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर ली है कि जो न्यूक्लियस है ये फिर दो तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लियस भी है, एंडोन्यूक्लियस भी है। एक्सोन्यूक्लियस हमेशा के लिए एक्सटर्नल जो एंड वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इसके ऊपर कट लगाएगा, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो हमेशा के लिए दरमियान में कट लगाएगा। ये बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर हमारे साथ यहां पे ये प्राइमर मौजूद है, ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है, इधर से इधर तक भी डीएनए का स्ट्रैंड है, लेकिन बीच में ये प्राइमर है। तो अगर इस प्राइमर के इस एंड न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मैं कट लगाऊंगा तो इसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? अंडरस्टूड बात है, न्यूक्लियस में एक्सोन्यूक्लियस चाहिए होगा, एंडोन्यूक्लियस नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1 है, जब ये प्राइमर को हटाता है तो कैसे इसको हटाता है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू इसको हटाता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम ये नहीं है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह इसको हटाता है, यानी इट्स फंक्शन इज लाइक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। इट्स नॉट एन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, इट्स फंक्शन इज लाइक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी जबरदस्त बात है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एंड वाला न्यूक्लियोटाइड इसने हटा दिया, रिमूव किया, तो इसकी जगह पे कोई और लगाएगा भी तो ना, यानी कोई और न्यूक्लियोटाइड लगाएगा भी तो ना, सिर्फ गैप को तो नहीं छोड़ेगा। तो ये लगाने वाला काम किसका है? तो वो तो डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 था। इसका मतलब कि इसका जो फंक्शन है ना वो पॉलीमरेज
ट्री की तरह भी होता है, यानी पहला पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है। बड़ी खूबसूरत बातें हैं ये। फिर अगर ये इसको हटा दे तो फिर देखता भी है कि जो न्यूक्लियोटाइड मैंने यहां पे लगा दिया और इसका जो सामने वाला स्ट्रैंड है, क्या उसमें बेस पेयरिंग भी है? अगर यहां पे थायमीन है, मैंने वाकई में एडेनिन लगाया, कोई गलत तो नहीं लगाया? चेक भी करता है। तो अगर चेक करेगा, इसका प्रूफ रीडिंग, इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रूफ रीडिंग भी करता है, चेक भी करता है कि मैंने सही लगा दिया कि नहीं लगा दिया है। तो अगर मैं शॉर्टकट आप लोगों को बताऊं तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1 जब रेप्लिकेशन को टर्मिनेट करता है तो टर्मिनेट करने के लिए 5 मिनट से, तो टर्मिनेट करने के लिए ये प्राइमर को हटाएगा। लेकिन प्राइमर को ये कैसे हटाता है? 3 तरीकों से। नंबर 1, एक्सोन्यूक्लियस वो साइड वाला हटा देगा, एंड वाला, फिर इसकी जगह पे पॉलीमरेज फिर लगा देगा, फिर इसकी जगह पे प्रूफ रीडिंग, फिर दूसरे की बारी आ गई, फिर एक्सोन्यूक्लियस, फिर पॉलीमरेज, फिर प्रूफ रीडिंग, फिर यहां पे, फिर एक्सोन्यूक्लियस, फिर पॉलीमरेज, फिर प्रूफ रीडिंग, फिर ऐसे। तो जो 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्राइमर के अंदर, हर एक को कैसे रिमूव करते हैं? एक्सोन्यूक्लियस कट किया, फिर दूसरा लगा दिया पॉलीमरेज, फिर प्रूफ रीडिंग भी कर ली। तो ये सारा कुछ इस तरह से कर लेता है। अब इंटरेस्टिंग बात वो क्या है, थोड़ा सा प्लीज मेरी तरफ, कि इधर से लेके इधर तक तो वो ताना डीएनए का सेगमेंट तो था ना, फिर इधर से लेके इधर तक वो फिर भी डीएनए का सेगमेंट था ना, बीच में तो प्राइमर था। प्राइमर को किसने हटाया, 1 ने कैसे, मैंने आपके साथ बात शेयर कर ली है। लेकिन इसके अंदर एक मसला होता है। वो क्या होता है कि जब 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स को, आखिरी न्यूक्लियोटाइड को यहां पे लगा लेता है, तो ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड और जो दूसरा ये जो सेगमेंट है, इसका पहला न्यूक्लियोटाइड, इसको आपस में ये बाइंड नहीं कर सकता, अटैच नहीं कर सकता, मिला नहीं सकता। इसके अंदर बस सिर्फ मसला यह है, बाकी को मिला सकते, जैसे इनके साथ ये मिला सकते हैं, पहला न्यूक्लियोटाइड प्राइमर का, दूसरा प्राइमर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां जो भी है उनको मिला सकता है। लेकिन जब इसको यहां तक पूरा कर ले तो जो ये वाला सेगमेंट शुरू होता है, और जब ये इस प्राइमर को पूरा कर ले तो इनमें जो गैप होता है, इनके बीच में भी अटैच तो करना पड़ता है ना, इस रुबान को तो बनाना पड़ता है ना, तो वो ये काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर एक और एंजाइम होता है और इसका का नाम होता है लाइगेज। तो लाइगेज का काम क्या हुआ? शॉर्टकट, कि एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ उसने लाइगेशन कर ली, अटैचमेंट कर ली, बाइंडिंग कर ली, लाइगेज किया, लाइगेशन करा ली। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो सबसे आखिरी एंजाइम है वो लाइगेज है। और लाइगेज का काम कि जो डिसकंटिन्यूस है, इसके एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ अटैच भी किया। लेकिन इस प्राइमर को हटाया किसने और फिर वो डीएनए वाली चीजें लगाई किसने? वो 1 ने। कैसे? फिनोमेनन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगर हम और आप लोग देख ले, लीडिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेगिंग की हम बात कर रहे हैं। तो एक सेगमेंट हमारे साथ ये है, एक सेगमेंट ये था, एक सेगमेंट ये था, डिसकंटिन्यूस है। तो इन सेगमेंट को सबसे पहले जिस बंदे ने डिस्कवर किया हुआ था उसका नाम था ओकाजाकी फ्रे, ओकाजाकी। तब जाके इन सेगमेंट्स को या फ्रेगमेंट्स को हम फिर कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। लेकिन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कौन बना रहा, किस ट्रेंड के ऊपर बनते हैं? ये लेगिंग के ऊपर बनते हैं, ये हरगिज़ लीडिंग के ऊपर नहीं बनते हैं। लेकिन इसको लेगिंग स्ट्रैंड्स को, सॉरी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को अटैच कौन करता है? लाइगेज। लेकिन इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो प्राइमर होता है, इनको हटाता कौन है और रिप्लेस कौन करता है? 1। कैसे? पूरा फिनोमेनन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। चूंकि प्रोकैरियोट्स में इन फ्रेगमेंट्स का साइज जो होता है ओकाजाकी का, ये कम होता है, बुक में लिखा हुआ है 100 से लेके 200 न्यूक्लियोटाइड्स तक होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 1000 से लेके 2000 न्यूक्लियोटाइड्स तक ये प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। पता होना चाहिए
कि कैसे होता है और किस तरह से होता है, लेकिन बड़े ही मज़ेदार किस्म के MCQs इसके ऊपर आते हैं। कहीं पूछा गया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किसके ऊपर बनते हैं, लीडिंग या लेगिंग के ऊपर। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का जो लेंथ होता है वो प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में किस में छोटा होता है, किस में बड़ा होता है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर्स कहते हैं। प्राइमर को कौन हटाता है, DNA पॉलीमरेज टाइप 1 हटाता है। प्राइमर को कैसे हटाया जाता है, सो एक्सोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के थ्रू इसको हटाता है। अगर वन अपनी एक्टिविटी करता है, प्राइमर को हटाता है, इसका मतलब कि DNA रेप्लिकेशन हमारी पूरी हो गई है। ये पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।